डॉक्टर मारिया, आप जो है ये आज की केस समरी सुनाएं। जी जी। Gravida 6 para 5 previously cesarean section 4 live issue. One child death at the age of 9 years due to accident. Unsure of date with the gestational amenorrhea 8 months with a deranged blood sugar level for 2 months. She has a history of diabetes in previous pregnancy with the normal interpregnancy blood sugar level. She is pale. Some physiofundalytis 38 centimeter. Longitudinal papillary lacket seems to be increased and scar tenderness is negative. On investigation, his hemoglobin is 9 and on scan AFI is 25, upper normal limit. Risk factor for this patient is multiparous and diabetes in pregnancy, anemia, previously cesarean section, and increased liquor. AFI 25. तो लेट्स सपोज ये डॉक्टर तबस्सुम का जी पास जी। केस है और इसमें जो हाँ मुझे जी। एक और पॉइंट लगा है ना, वो ये है कि अगर प्रीवियस जी 3 जी। पॉलीहाइड्रोमियास के साथ आ जाए, लेट्स सपोज डायबिटीज कंट्रोल्ड है ना, तो फिर आप कौन से चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में हैं? आपने सुना होगा कि डॉक्टर तबस्सुम ने बताया था कि एग्जामिनर विलिंग नहीं थे 37 पे डिलीवर कराने के लिए। जी डॉक्टर हीरा, एग्जामिनर भी विलिंग नहीं थी और मैं भी विलिंग नहीं थी। मतलब मुझे उनकी ये बात और जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी वो भी मुझे इतनी कोई प्रॉपर तो नहीं लगी। वो कह रही थी कि ये प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन और मेरे पेशेंट का लाइकर बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ भी रहा है या मतलब उसकी पुअर कंट्रोल ग्लाइसेमिक कंट्रोल है तो उसमें तो उसका कंट्रोल बेहतर करें, खुद ही से उसकी एफआई भी बेहतर हो जाएगा और 38 वीक्स तक तो एटलीस्ट लेके जाए ना। उन्होंने खुद से कहा कि जी मुझे पता है कि आरडीएस के चांसेस 11% है एट दी गेस्टेशनल मतलब एज हो 37 वीक्स पे ना, फिर भी मैं ये करूंगी क्योंकि इसका एएफआई बढ़ा है। तो डॉक्टर हीरा, मेरे ख्याल में इसका गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल से इस पेशेंट को एडमिटेड रख के इसकी ऑप्टिमाइज इसकी ब्लड शुगर भी मेनवाइल हो जाएगी, इसकी ब्लड शुगर भी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो जाएगी, ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा और 38 वीक्स पे ले जाके फिर हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। मीनवाइल इसको एडमिटेड रखेंगे ना कि हम इसकी मतलब चाहे लाइकर ज्यादा तो है, हम उसे डेली उससे पूछेंगे भी परसेप्शन ऑफ फिटल मोमेंट, उसका मतलब उसके कोई एब्डोमिनल पेन है, वजाइनल ब्लीडिंग है या उसका मतलब साइनस सिम्पटम हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ये सारी चीजें वगैरह पूछने के बाद उसकी पल्स, उसका स्कार टेंडरनेस भी चेक करते रहेंगे, उसका अच्छा कंट्रोल भी करेंगे, हीमोग्लोबिन भी ऑप्टिमाइज कर लेंगे। मीनवाइल 1 वीक गुजर जाएगा 38 वीक्स पे टू बी ऑन सेफ साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टू मेक श्योर हैव पेडियाट्रिशियन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हम फिर 38 वीक्स पे इंशाल्लाह करेंगे। तो मुझे भी यही ठीक लगा था जैसे एग्जामिनर ने कहा है। लेकिन आपने देखा है कि पेशेंट प्रीवियस 3 है और प्रीवियस 3 का जो स्कार है वो पॉलीहाइड्रोमियास की वजह से अंडर जो है क्या होता है, प्रेशर होता है। जी जी। डॉक्टर हीरा, ये मेरा बिल्कुल जो फर्स्ट केस था ना, मतलब मेरा फर्स्ट एग्जाम जो था फर्स्ट टाइम में डॉक्टर हीरा, उसमें वो प्रीवियस 3 ही थी, अनीमिक ही थी और उसका भी मोरलेस यही केस ही था और मैंने उसको 37 वीक्स पे ही किया था और वो चाहे वो जीडीएम नहीं भी थी। और मेरे एग्जाम मैंने जस्टिफिकेशन 2-3 बना के मैंने बताई थी और मेरे एग्जामिनर ने अच्छा खासा माइंड किया था कि 37 वीक्स पे क्या होता है आरडीएस के रिस्क, ये कर दोगे वो कर दोगे। इन्होंने तो डायबिटीज के साथ 37 वीक्स पे कर दिए। खैर ये ठीक भी हो सकती हैं, पास हुई हैं तो अब तो इनकी सारी बातें मुझे ठीक लगेंगी। तो उन्होंने अपना केस अच्छा डिफेंड किया होगा। रियल टाइम चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। मैं जस्ट आप लोगों को ये बताने जी जा रही हूँ कि आपकी सिचुएशन कैन भी डिफरेंट, आपके एग्जामिनर कैन भी डिफरेंट। जो प्रीवियस 3 है ना, उसके लिए बेहतर ये है कि आप 39 पे डिलीवर करें। हम यही करते हैं ना, प्रीवियस 3 इलेक्टिव सेक्शन 39 पे करते हैं जो कि एज पर गाइडलाइन है, ठीक है। लेकिन हम अपने रूटीन सेटअप में क्या करते हैं कि हम हमारी जो टेक्निक्स है मेटिकुलस नहीं होती, सर्जिकल रिकॉर्ड का नहीं पता होता, पेशेंट जो है वो कंप्लाइंट नहीं होता। दैट्स वाई प्रीवियस 3 को हम डेट दे देते हैं, अराउंड 36-37 एडमिट कर लेते हैं। अगर हमने सेक्शन करना भी हो तो हम 38 पे कर देते हैं, 39 पे नहीं जाते। यहाँ हमारी जो लोकल गाइडलाइन है वो चेंज हो जाती है ना इंटरनेशनल गाइडलाइन जी पे। जी। और अगर हाँ पेशेंट को जी। पोली भी है, पोलीहाइड्रोमियाज भी है, तो फिर जो है जो प्रिडिक्शन है स्कार की थिकनेस की ना, वो हम नहीं कर सकते प्रॉपर ना, क्योंकि स्कार जो है पता नहीं कब से पोली है और वो अंडर प्रेशर आया हुआ है। इट कैन रप्चर एनी टाइम ना। तो इट्स बेटर वो उन्होंने 37 पे डिलीवर किया। अगर इफ शी यूज कैन ऐड दैट पॉइंट तो मे बी वो ज़्यादा सेफ हो जाती। अगर नहीं भी ऐड किया तो उन्होंने अपना केस डिफेंड किया है, वो पास हुई है। लेकिन अगर आप हाँ जी पास। आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ ना,
तो आप जी आप जी। ये कह सकते हो कि मैडम प्रीवियस 3 है, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दैट्स वाई अगर डायबिटीज कंट्रोल है, स्टेरॉइड कवर जा चुका है, तो सिर्फ मुझे फिटल रिस्क डायबिटीज का नहीं है, मुझे मैटरनल रिस्क भी है। मैं उसको एडमिट नहीं कर सकती, घर में 3 बच्चे हैं उसके, कब तक वो एडमिट रहेगी, ठीक है। और फिर विद जेस्टेशन जो है आरडीएस का रिस्क कम होता है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी का रिस्क बढ़ता है। दोनों जो ग्राफ्स है ना वो अपोजिट जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर हीरा वो तो 38 वीक्स के बाद जाके होता है ना इस तरह, मतलब आरडीएस के ज्यादा चांसेस, मतलब वो उसके अनएक्सप्लेन आईयूडी के चांसेस, डायबिटीज में मेरे ख्याल में तो 30। अनएक्सप्लेन्ड आईयूडीज जो है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, वो कभी भी हो वो सकता है, हाँ गाइडलाइन जी में लिखा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल। डायबिटीज को कंट्रोल भी कर लेना, इवन देन यू हाँ कैन जी नॉट एलिमिनेट दैट रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी ऐसा ही वेल लिखा है कि कंट्रोल कैन बी, डायबिटीज, हाँ। हाँ जी, कैन बी डिक्रीज बट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, मतलब बिल्कुल प्रिवेंट नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर हीरा, इसमें मुझे प्लीज स्कार थिकनेस का भी बताइएगा कि हम अल्ट्रासाउंड में ये करें इस तरह, कोई प्रीवियस 2 3 आए तो हम स्कार थिकनेस भी मांगेंगे, मतलब ये कभी हमने किया नहीं है, तो जो उन्होंने भी जस्टिफिकेशन दी है मुझे सही लगी है, तो आप प्लीज हमें थोड़ा गाइड करें इसमें नहीं, हमें क्या करना चाहिए उन्होंने ठीक थ्रू। बोला है कि इसके बारे में कोई भी प्रॉपर जो है वो ट्रायल नहीं है। डोपलर जो है वो, उससे हम थिकनेस देख लेते हैं। अगर थिकनेस 10 mm से कम है तो वो कम हो जाती है, 10 mm से ज्यादा है तो वो बेहतर होती है, लेकिन अगर 5 mm से कम हो जाए ना तो वो ड्रामेटिकली कम हुई भी होती है। लेकिन इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर गट या बाउल स्कार के ऊपर है तो आप उसको नहीं कर सकते मैयर प्रॉपरली। डॉक्टर हिदा, और दूसरा ये डॉक्टर कि राशिद कॉस्ट लतीफ़ के इफेक्टिव। लेक्चर में एक बार उन्होंने बताया था कि स्कार थिकनेस जो है वो अल्ट्रासाउंड पे हम मेजर नहीं कर सकते, जो हम कहते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड से देख लेंगे, उसके लिए आपको एमआरआई करवाना पड़ता है अगर आपने कंफर्मेशन आपको चाहिए। ये अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे आप अपनी देख सकते हैं, देख मैनेजमेंट को सकते जस्टिफाई नहीं कर हैं, सकते। आप देख सकते हैं। आप आपके कुछ हॉस्पिटल अगर किसी अच्छे अच्छे सेटअप पे काम करते हो तो आप भिजवाते हो जी स्कार थिकनेस के लिए, मतलब लाइक मी इन फौजी फाउंडेशन इट इज रूटीन कि हम रेलवेज को भिजवा रहे होते हैं स्कार थिकनेस के लिए। लेकिन वो वो चूंकि तो हमारे हॉस्पिटल में हाँ, भी भिजवाते थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं है। एमआरआई भी एक्यूरेट करा अगर ले आपने तब भी उससे, एक्यूरेसी नहीं है। हाँ जी इनफैक्ट सर सही कह रहे हैं, गाइडलाइन भी ठीक कहती है कि एक्यूरेसी नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि थिकनेस अच्छी है तब वो रप्चर नहीं होते, अगर आप कहें जी थिकनेस कम है तब रप्चर नहीं होते। तो जब जो इन्वेस्टिगेशन आपको गाइड ही नहीं कर रही तो फिर आप उस इतनी कास्ट हाँ जी। क्यों इस्तेमाल कर रहे डॉक्टर हिरा, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमने पेशेंट को एडमिट किया हुआ है तो फिर हम उसको 38 यानी 37 से आगे नहीं लेकर जा सकते, हम उसको अगर मॉनिटर कर रहे हैं। देखो जो जो टाइम ऑफ डिलीवरी है ना 37 38 ये ग्रे एरिया है। उन्होंने 37 पे करवाया डिलीवर, वो पास हो गई है ना, इसका मतलब यही है। जी 37 के बाद आप सेफ हो। 37 ये तो आर्बिट्रेरी लाइन है ना, ग्रे एरियाज हैं, तो जस्टिफिकेशंस हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरा पेशेंट का जो वही जो मैंने बातें की हैं कि सर्जिकल रिकॉर्ड जी नहीं है, कोई पहले पोली है, घर में कितने मसले हैं, एडमिट नहीं रख सकती, आईयूडी का रिस्क नहीं पता, ये पुअर कंप्लायंस है, जो है अगर बीएसएल पुअरली कंट्रोल था तो पोली हुआ है ना, ये तो एग्जैक्टली हाँ पता जी चल गया है। तो मैं पेशेंट पे रिस्क नहीं लूंगी, मैं 37 पे डिलीवर करूंगी, ठीक है। और दूसरा ठीक ये है। कि अगर कोई दूसरी स्टूडेंट कहे कि नहीं आरडीएस का रिस्क है, अब तो बीएसएल कंट्रोल हो गए हैं, ये जो लाइक है ये भी 25 है, ये कौन सा इतना ज्यादा है, इसका मतलब एड्रेस हो रहा है, ठीक है। और अब चूंकि स्कार अंडर टेंशन है भी तो कोई बात नहीं, मैं 1 to 1 केयर करूंगी, मैं एडमिट रखूंगी, लेकिन मैंने करना 38 पे डिलीवर है। बोथ थिंग्स आर यू कैन जस्टिफाई, कर सकते हो हम्म ना। तो ये कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई डिलीवर कर रहा है 39 पे या 30 किसी भी डिस्टेंस में डिलीवर कर रहा है, अगर जस्टिफिकेशन दे रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप सही काम भी कर रहे हो, 38 पे कर रहे हो डिलीवर, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए, आपको पता नहीं है रीजनिंग, तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ठीक। अच्छा, पहला एग्जामिनर जो था ना, उन्होंने इनसे पूछा था कि जस्टिफाई करें कि डायबिटीज है, ये क्रॉनिक डायबिटीज है। यही वो क्वेश्चन है जो हमने पूरा 3 हफ्ते हमने डायबिटीज पे लगा के किए हैं कि हाउ वी कैन जस्टिफाई कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज होगी या ये क्रॉनिक डायबिटीज होगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एनीमिक भी थी, एनीमिया भी हम कर चुके हैं बड़े सही तरीके से। मुझे कोई ये बताएगा कि कोई प्रीवियस 3 पेशेंट है, उसका HB अगर 9.2 है, तो इस लेवल पे प्रीवियस 3 पॉलीहाइड्रोमनियाज डायबिटीज अगर वो 36 पे आ जाए तो उसका आपने कितना रखना है HB, मतलब सर्कुलेशन में HB कितना रखना है।
11 डॉक्टर हीरा। तो अभी तो उसका 9.2 है, क्या आप उसको ट्रांसफ्यूज करोगे? डॉक्टर हीरा, इस सूरत में जिसमें इसका लाइकर भी अपर नॉर्मल लिमिट में है, प्रीवियस हिस्ट्री भी है, और ये आरडीएस मतलब हमें कभी भी उसके मतलब फिटल मतलब वो करते हुए कुछ भी हमें मसला लगता है, तो मैंने ही इसके प्लान में आपको यही बताया था कि इसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे और फिर बाकी उसको इंजेक्टेबल आयरन देंगे। ठीक है, मतलब 11 मेरे ख्याल में। जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पेशेंट अनीमिया की वजह से सिम्टोमेटिक नहीं है तो फिर उसको ब्लड हाँ, लगाने की जरूरत सिम्टोमेटिक नहीं है। नहीं है, लेकिन प्रीवियस थ्री अपर नॉर्मल लिमिट में है, मेरे ख्याल में एक ब्लड लगा देना चाहिए। तो प्रीवियस उसकी थ्री को जस्टिफिकेशन 37 ये है कि हम ब्लड जो है ना वो इन 30 हैंड रख सकते हैं और उसको इंजेक्टेबल लगा देंगे। अगर वो प्रीटर्म लेबर में चली भी प्रीवियस जाती है थ्री तो को हमारे पास, हाँ, हम अगर हमने उसको इंजेक्टेबल लगा दिया, इंजेक्टेबल भी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ओरल और इंजेक्टेबल का सेम टाइम स्पैन होता है बिल्डअप करने के लिए, लेकिन हम अपनी उसकी कंप्लायंस को कंफर्म करने के लिए हम उसको इंजेक्टेबल लगा रहे हैं। और अगर वो यानी वो 3 वीक्स से पहले वो चली जाती है लिवर में, हमारे जो उसका टाइम ड्यूरेशन बिल्डअप होने का है उससे पहले चली हमारे जाती है, पास तो 3 तो वीक्स हम है ही नहीं उसका ना इस पेशेंट के लिए। तो इसकी हम फंडल उसका हार्ट की पहले 38 है। लगा ब्लड इन हैंड रख लेंगे। डॉक्टर मारिया की बात सुने आयशा, चलें। डॉक्टर मारिया की बात सुने, वो क्या कह रही हैं कि उनके पास 3 वीक्स नहीं है। डॉक्टर आयशा, इसमें ये चीज है कि इसकी जो फिजियो फंडल हाइट है ना वो 38 सेंटीमीटर है, और देखें ये पेशेंट 36 37 वीक्स पे है, अनश्योर है ना, तो हमें कहीं पे भी वो इसका प्रॉब्लम लगता है, हम उसको एक पेशेंट को जो प्रीवियस 3 है 9 HP पे नहीं छोड़ सकते इंजेक्टेबल आयरन पे। इसने 0.8 ग्राम, अगर वहां पे एग्जामिनर हो 0.8 ग्राम पर वीक बढ़ेगा, 2 वीक्स में 2 भी बढ़ जाएगा, फिर भी हम पेशेंट पे को तो रिस्क दे देंगे ना, क्या पता अंदर से किस तरह का निकले, चाहे इसका प्लेसेंटा वगैरह पे इतना कमेंट नहीं किया हुआ था। लेकिन इस सूरत में मेरे ख्याल में एक ब्लड टू बी ऑन सेफ साइड इसको कर देना चाहिए। वैसे तो एग्जाम में यही कहते हैं कि हमने यही बोलना है कि जब आई विल ट्रांसफ्यूज द ब्लड अनटिल पेशेंट सिम्टम्स को मतलब रिलीव ना, जब तक उसके सिम्टम सेटल होते हैं उसके बाद नहीं लगाएंगे। लेकिन इस केस में जिसमें उसका मतलब उसके रिस्क फैक्टर भी तो देखे ना, अनश्योर है 36 पे है या 38 पे ही है, फिर भी अभी हमने हिसाब लगा के सारा कुछ किया ही है कि चलें, ये पेशेंट ने कहा है कि उसका 9 मंथ का ना फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, फिर भी हम सोचेंगे इसका 36 37 वीक्स है, तो हम उसको मेरे ख्याल में इतनी 3 वीक्स हमारे पास है भी है तो नहीं है। आप ये भी तो देखें ना, इस सूरत में हमने बेनिफिट ऑफ डाउट जिससे कह लें, हमने इसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए, बाकी उसको इंजेक्टेबल आयरन लगा दें। हम इस तरह जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन खैर आपकी भी जस्टिफिकेशन ठीक हो सकती है कि आयरन दे दें, बाकी डॉक्टर हीरा हमें बताएंगे कि क्या डॉक्टर करना हीरा चाहिए इसका। बताएं कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो फिर हम क्या करें, उसको दें ब्लड इस टाइम पे या नहीं? ये इस पेशेंट के लिए सिचुएशन बताइएगा ना, प्लीज। ये ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ स्टूडेंट्स को फंसा लेते हैं एग्जामिनर ना। आप जो है यू कैन लूज योर कॉन्फिडेंस हियर। अब डॉक्टर आयशा ने जैसे बोला है कि ट्रांसपियन के जो हैजर्ड्स हैं और रिएक्शन। डॉक्टर हीरा, मैं डॉक्टर तहरीम हूँ, डॉक्टर आयशा नहीं। तहरीम, अच्छा तहरीम और हाँ जी मारिया, यू बोथ आर राइट, ये सिचुएशन ट्रिकी है। और यहाँ बाकी ही अगर आपके जी। पास अपनी जस्टिफिकेशन पॉइंट्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो यू कैन लूज योर कॉन्फिडेंस एंड योर मार्क्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रीवियस 3 जो है जिसकी मॉर्बिडिटी इंटरऑपरेटिव आप अगर पढ़ें तो आपको पता है 18% है, ठीक है। और अगर प्लेसेंटा इंटीरियर है, चाहे हम प्रीविया रूल आउट कर लें, चाहे हम क्रेटा रूल आउट कर लें बाय एनी इन्वेस्टिगेशन, तो इंटरऑपरेटिव थिंग्स कैन बी डिफरेंट। अगर इंटरऑपरेटिव कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड प्रीविया क्रेटा निकल आता है, ठीक है, और अगर ना भी निकले, लेकिन बीइंग प्रीवियस 3 जो एडियंस हैं वो तो आपको पता है ना कैसी होती हैं, और एडियंस का दूसरा नाम क्या है? ब्लीडिंग, ठीक है। तो 9 HP पे ओपन करने लगे हो तो आप उसको रिस्क दे रहे हो। तो ऐसी पेशेंट जो प्रीवियस 3 है, जिसकी सर्जरी आपके सेटअप पे नहीं हुई और आपके पास सर्जिकल नोट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ सेफ ये है कि इसकी सर्कुलेशन में एटलीस्ट 10 हीमोग्लोबिन तो हो। अगर कोई कहेगा ना 11 भी करना है, वो भी जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन 9 पे आप इसको ओपन नहीं करोगे, ठीक है। आपने इसके 4 यूनिट इन हैंड रखने हैं और आपने कम से कम HP इसकी 10 तक लेके जानी है, क्योंकि जो ट्रांसफियन ड्यूरिंग सर्जरी होती है ना वो इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी कोई सिचुएशन भी रिस्क फ्री नहीं होती। अभी वार्ड में एडमिट है, ठीक है, हम एक्सटेंडेड क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं, इस पेशेंट को जो है 1-to-1 केयर दे सकते हैं,
और जब हम इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके प्लान करके ओपन करेंगे तो जो सर्जरी होगी वो स्मूथ होगी, उस वक्त आप जो है ना अफरा तफरी नहीं होगी। तो मेरी ओपिनियन है ये, ठीक है, मैं इसको ऐसे डिफेंड करूंगी कि नहीं, बीइंग प्रीवियस 3 व्हेन सर्जिकल रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। और मैं पेशेंट से ज़रूर पूछूंगी कि जब भी उसकी सर्जरीज हुई हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी कोई ब्लड लगा था या नहीं लगा था, क्योंकि किसी ऑपरेशन के दौरान ब्लड लग रहा है तो वो कॉम्प्लिकेशन शो कर रहा है अगर आपके पास सर्जिकल रिकॉर्ड नहीं भी है। और मैं उसे ज़रूर पूछूंगी कि वो उसका डिस्चार्ज टाइम क्या था। यूजली सर्जरी के बाद पेशेंट 3rd डे पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन साथ में वो ये कहे कि मैं 7th डे पर डिस्चार्ज हुई थी या 8th पे हुई थी या मेरा वूंड खराब हुआ था या मेरा फोलीज लगा रहा था। तो ये बातें भी मैं इनको यूज़ करूंगी। और इस पेशेंट का एच बी जो है मैंने 10 रखना है आफ्टर 36 वीक्स। शी कैन गो एनी टाइम इनटू लेबर और मुझे इमरजेंसी नहीं चाहिए। तो मैं इसको ऐसे डिफेंड कर दूंगी। बाकी अगर आप कहें कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और आपने इसको आईवी देना है और ब्लड जो है वो इन हैंड रखना है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा तरीका है ना वो बेहतर है। और कभी भी किसी हॉस्पिटल सेटअप में किसी कंसल्टेंट ने 9 HP पे खोला है प्रीवियस टू? अब सही बात बतानी है, प्रैक्टिकली खोला है? जो लोग प्राइवेट सेटअप पे नहीं काम डॉक्टर करते हीरा, नहीं हम आपके प्रीवियस डॉक्टर थ्री पे हीरा, हम लगा बात देते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो फिर उसके बाद सबसे पहले ठीक है, मतलब आई हैव वर्कड इन यानी जिस चीज में आपको जरूरत थी नहीं अभी। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सूरत में मेरे ख्याल में डॉक्टर हीरा वाकई प्रीवियस थ्री को इस तरह छोड़ना कि 36 वीक्स के बाद भी वो 9 पे रहे और उसको पेरेंटल लगाएं, वाकई इस सूरत में हमें लगा देना चाहिए, चाहे एसिम्टोमेटिक। मेरे ख्याल में अगर इस पे इस सूरत में ना हर केस केस डिफरेंट होता है, इस सूरत में अगर हम नहीं लगाएंगे मेरे ख्याल में एग्जामिनर फिर ज्यादा माइंड करेगा। एग्जैक्टली 36 पे लगा दें लेकिन 34 पे मत लगाएं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी 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 बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो है एक और बड़ा मजे का सवाल है, मुझे ये बताएं, पॉलीहाइड्रोमनियाज है मरीज को तो स्टीरॉइड कवर देंगे या नहीं देंगे? और ब्लड शुगर लेवल उसके जो है खराब हैं, अब 36 वीक्स पे आ गई है या 37 पे भी है, अब डिलीवर भी करना है, मतलब इस चीज को एड्रेस करो। स्टीरॉइड कवर, levels are not controlled, or baby is having polyhydramnios. हाँ डॉक्टर हीरा, किससे मुझसे पूछा आपने? हाँ मारिया, आप ही जवाब देते हैं। क्या डॉक्टर हीरा, मुझे सॉरी वो बेटी मेरी आ गई थी। जी जी बताइए। आपने कहा है कि पोली है और डिरेंज ब्लड शुगर लेवल और स्टेरॉइड लगाना ही लगाना है अभी? मेरी बात सुन लो ध्यान से। जी जी पेशेंट है पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ 36 वीक्स पे, ठीक है, जी जी लाइक उसका AFI मैं आपको दे रही हूँ 30 है। जी अब बिल्कुल। पॉलीहाइड्रोमनियाज इन इटसेल्फ इज इंडिकेशन के कॉम्प्लिकेशन हो गई है, आपने इस हफ्ते में डिलीवर करना है इसको, मतलब बाय जी 37, ठीक है। यही है ना? जी और जी अब जी स्टीरॉइड कवर देना है। अब स्टीरॉइड कवर कैसे जी दोगे? हाउ यू विल जस्टिफाई, हाउ यू विल जस्टिफाई? मतलब दो चीजें हैं, एक में पॉलीहाइड्रोमनियाज है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं है, क्या कंट्रोल जी करोगे और फिर स्टीरॉइड कवर दोगे, या कोई बात नहीं साथ इंसुलिन चल रही है, कंट्रोल भी साथ साथ हो रहा है तो स्टीरॉइड कवर भी साथ दे दिए? दो सिचुएशन है, अब आ गई है समझ में? जी जी बिल्कुल। अब 1 मिनट ले लो, डॉक्टर हीरा सोच लो इस पे, मैं बस 1 मिनट में आई। ठीक। जी डॉक्टर मारिया। डॉक्टर हीरा, इस सूरत में जिसमें पेशेंट में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन है डिरेंज ब्लड शुगर लेवल की और उसके लेवल्स भी ठीक नहीं आ रहे हैं और हमारा उसका प्लान 1 वीक्स के बाद डिलीवर करने का ना, तो मैं उसको मजीद स्टीरॉयड कवर दे के उसकी मजीद उसकी खराब नहीं करूंगी। मतलब मैं पहले उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लूंगी,
स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग से, मतलब स्ट्रिक्ट उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल करके ना, उसके लेवल्स वगैरह सारी उसको प्रॉपर उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लाइक उसको डाइट का बड़ा अच्छा कह के और एक्सरसाइज, इसके अलावा उसकी इंसुलिन प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगी ना। जैसे उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होंगे, फिर मैं उसका स्टीरॉयड कवर कर दूंगी। स्टीरॉयड कवर के दौरान भी मैं उसकी जो सी ब्लड शुगर लेवल है वो 4 आवर्ली चेक करूंगी, और उसको पेशेंट को मैं जो सी है इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली लगाऊंगी। इसमें मैं उसके ड्रेन्स के साथ फौरन से, वो जिसमें पोली भी है, मैं ये चीज नहीं करूंगी। मैं पहले मतलब कंट्रोल करना चाहूंगी कि पहले कंट्रोल करके उसमें प्रॉपर सारी चीजें करूंगी ना, ए टू जी, मतलब सारी डाइट, एक्सरसाइज, फिर उसकी इंसुलिन ठीक है, अकॉर्डिंगली बढ़ा लूंगी। ठीक है, 2 से 3 दिन लेके गॉट योर कंट्रोल पॉइंट। करके फिर स्टेरॉइड दूंगी। मुझे बताओ स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्या होता है और एग्रेसिव कंट्रोल क्या होता है, और फिर लाइट कंट्रोल भी बता दो। जी जी। डॉक्टर हीरा, ये जो सा होता है ना स्टिक कंट्रोल, उसमें होता है कि बिल्कुल लेवल अप टू मार्क, मतलब पूरे जितने ब्लड शुगर लेवल है ना, जितने जैसे लाइक आफ्टर 2 आवर्स ये 140, आफ्टर 1 आवर ना ये 140 होने चाहिए, और 2 आवर्स 116 होने चाहिए ना। तो अप टू, मतलब ये स्टिक कंट्रोल का मतलब है कि बिल्कुल उसके लेवल। और ये अग्रेसिव कंट्रोल में कहते हैं कि लेवल उससे भी थोड़े से ना कम की तरफ रखें। पता नहीं डॉक्टर हीरा, ये तो डॉक्टर राशि लतीफ के लेक्चर में है कि जिसमें पोली होगा ना उसमें 110 टू 1, उसको कोशिश करना 2 आवर्स के बाद भी ना ब्लड शुगर लेवल 110 115 इतने ही हो, 2 आवर्स पे भी। तो इसमें एक्चुअली मैंने एग्रेसिव में इसका ये है लेक्चर कि मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करी। अच्छा जी मैं जी। बता, मुझे ऐसा लगता है जो आप रीजन पेश करते हो, आपकी आपकी जस्टिफिकेशन ठीक है, मतलब आपका काम जो है वो ठीक है। जस्टिफिकेशन थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि यू कैन कोट इट, क्योंकि ये सिनेरियो घूम फिर के आपके एग्जाम में आने ही आने। 90% डायबिटीज एनीमिया आता ही है ना, और प्रीवियस 3 मतलब प्रीवियस कार। तो ये केस इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 90% जो भी टेंड कर रहा है उसको ये केस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो देखो मेरी बात सुनो, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ओजीटीटी नहीं करते, और उसकी जस्टिफिकेशन हम ये देते हैं कि बच्चा पहले ही इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर इन्फ्लुएंस में है ना, ड्यू टू इंक्रीज HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। और इस पेशेंट में तो प्रूव भी मिल गया कि स्पाइकर ज्यादा हो गया। जो बच्चा ऑलरेडी जो बच्चा ऑलरेडी कंपनसेटेड है उसमें हमने ये डायग्नोज करना है कि वो माँ डायबिटिक है या नहीं। तो हम ओजीटीटी इसलिए नहीं कराएंगे कि जो 75 ग्राम ग्लूकोज है ना, कहीं वो ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना कर दे और बच्चा जो है वो आईओडी ना हो जाए। ठीक है, बच्चे के लिए हाइपोग्लाइसीमिया किलिंग नहीं है, बच्चे के लिए हाइपरग्लाइसीमिया किलिंग है, यही है ना? एम आई राइट? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप इस जस्टिफिकेशन पे ओजीटीटी नहीं कर रहे तो आप स्टीराइड कैसे दे रहे हो? क्योंकि स्टीराइड का मतलब ही यही है ग्लूकोज, उसका बाय प्रोडक्ट ग्लूकोज ही है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही होनी है ना। तो वो हाँ बच्चा तो जी जी मेटाबॉलिक जी। एसिडोसिस में चला जाएगा ना, पहले ही कंपनसेटेड है, हाँ जी जी जी। डिकम्पनसेटेड हो जाएगा। इसलिए कभी भी पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल के साथ जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन भी हो गई है जो कि पोली है या चले मैक्रोसोमिया हो गया है, आप कभी भी इसको स्टेरॉइड कवर ना दें जब तक आपकी लेवल कंट्रोल नहीं होती। ये जो काफी बातें ना एग्जामिनर को, एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करती हैं। कुछ एग्जामिनर जैसे डॉक्टर आरिफ तो जम्मुला में कहते हैं कोई मसला नहीं है, आरडीएस से मारना नहीं है बच्चा। तो आरडीएस तो बात की बात है ना, पैदा हो भी गया तो सर्फेक्टेंट लग जाएगा ना, वी हैव ऑप्शंस। लेकिन ये जो सडन इंक्रीज्ड शुगर लेवल्स हैं ड्यू टू स्टीरॉइड, वो तो इसको इंट्रायूट्राइन डिमाइज करा देंगे ना। तो इसलिए जो है आपने शुगर लेवल कंट्रोल करने हैं और फिर स्टीरॉइड कवर देना है। और हाँ जी 37 पे जरूर डिलीवर बिल्कुल। करना है, 38 पे ले जाओ, एडमिट ही है ना हॉस्पिटल में। जी जी। नहीं नहीं डॉक्टर हीरा, आपने कहा ना कि हमने 1 वीक के बाद ही डिलीवर करना है ना, तो मैं उस लिहाज से कह रही थी कि हाँ, नहीं, मैं नहीं फिर भी अभी आप टाइम है ना मेरा, मैडम मैं इसको थोड़ा तो सा मैं इसकी हेडिंग कर लूंगी, हाँ जी वाई बिल्कुल वाई ऐसा टू ही है। डिलीवर अच्छा एवरीथिंग। डॉक्टर हीरा, एक ना इसमें भी क्वेश्चन था, मैंने एक दो मॉक दिया था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप कहते हैं कि एकदम से सडन ब्लड शुगर लेवल जो होता है एक्यूट जोन से चेंज वेरिएशन होती है उससे आईजीडी होता है, कहते हैं उससे तो आईजीडी, मतलब जो मेरे एग्जामिनर ने कहा था, मुझे तो नहीं उसका आइडिया, इसलिए तो मैंने इसमें कहा कि नहीं, मैंने पहले ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करूंगी, हेल्दी उसके बच्चा, बाद ही मैं। हेल्दी बच्चा जो है हाँ वो जी। अक्यूट लेवल्स को कंपनसेट कर लेता है, बट ऑलरेडी अच्छा अच्छा कंपनसेटेड अच्छा। बच्चा अक्यूट रिस्पॉन्सेस को कंपनसेशन नहीं करता, उसके उसके जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
अच्छा, यही मेरे शायद एग्जामिनर ने पूछना चाहा था कि आप क्या कहती हैं कि एक्यूट लेवल से कभी आईयूडी हो सकता है? ये तो एक क्रोनिक प्रोसेस चल रहा होता है डायबिटिक मदर में, जिसमें पॉलीसाइथीमिया होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, ये होता है, वो होता है। फिर उन्होंने मुझसे मैकेनिज्म पूछा, तो मैंने जो मैकेनिज्म भी बताया ना, वो भी सारा क्रोनिक वाला ही था कि इस पेशेंट को ये होगा, मतलब पॉलीसाइथीमिया, फिर बच्चे में थ्रोम्बोसिस, मैं अनएक्सप्लेन, आपने ये वो अच्छा सारा कुछ। क्वेश्चन अच्छा तो क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर पूछते हैं कि जी, जी। अक्यूट चेंजिंग्स क्या होती हैं और क्रॉनिक चेंजिंग्स क्या होती हैं। क्रॉनिक चेंजेस होती हैं लाइकर का ज्यादा होना या कम होना, वेट का कम होना या ज्यादा होना। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो क्रॉनिक कंपनसेशन को रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, बल्कि विटल मूवमेंट्स, सीटीडी का खराब होना, ब्रीदिंग मूवमेंट का उड़ जाना बायोफिजिकल पे, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अक्यूट प्रॉब्लम्स के साथ कोरिलेट करती हैं। ठीक है, जी, गॉट जी इट। डॉक्टर, या थैंक यू। तो जी, जी, पोली का बिल्कुल। मतलब तो है क्रॉनिक। अच्छा, पोली पहले होता है या माइक्रोसोमिया पहले होता है? डॉक्टर हीरा, पहले पोलियो होता है। हाँ, क्योंकि ऑस्मोटिक डाययूरेसिस पहले हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि फिर बाद में जाके उस पर ज़्यादा तो पोली हाइपरइंसुलिन की क्या की वजह रीजन से है सारा कुछ डायबिटीज बॉडी में। में? डायबिटीज डॉक्टर हीरा, यही है ऑस्मोटिक डाययूरेसिस है। उसमें यही चीज होता है कि जितना ब्लड तो शुगर लेवल दूसरी कंटेंट जितना मिनोटिक फ्लूइड में है तो वो ज्यादा। अच्छा, और मैक्रो में ये चीज है हाइपरइंसुलिनेमिया की वजह से वो जो होता है ना, नहीं इंसुलिन नहीं, और पोली इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। पोली की सेकंड हाँ रीजन जी, हाँ जी। सेकंड रीजन, वैसे तो डॉक्टर हीरा हम अनोमलीज की तरफ तो नहीं जा रहे ना, मतलब हम आ सकते इंक्रीज हैं। ब्लड देखिए शुगर लेवल पर देखिए मेरी बात सुने, जो आ सकते हैं। एनॉमलीज कैन भी हैं, वो 10% अच्छा, अच्छा। कमेंट नहीं कर सकते एनॉमलीज पे। हाँ जी, बिल्कुल उसमें ऐसे ही सॉफ्ट है। टिश्यू जो एनॉमलीज होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आती, जैसे हाँ, इसोफेजियल या ड्यूडिनल एट्रीजिया, उसकी बिल्कुल वजह से ऐसा ही है। पॉलीहाइड्रोमियाज होता ठीक है, तो इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा कि वो लेकिन चीज तो लेकिन नहीं है आपके कहीं पे। पास आप फिर भी सेफ साइड पे हो। आप फिर भी कह सकते हो कि जी, जी। इसको एट्रीजियन या मुझे बताओ क्यों नहीं है। अच्छा, हम कह सकते हैं इसको ट्रेजिया नहीं है, हम कैसे मैं कह मैं सकते हैं मैं डॉक्टर कह हीरा? सकती हूँ 10% भी नहीं है इसमें। आप बताओ क्यों नहीं है? अच्छा, क्योंकि इसमें 25 है। जिनको एट्रीजिया होता है ना, उनका पोली सेवेयर होता है, 35 से ऊपर होता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। ठीक ठीक है डॉक्टर हीरा। दूसरा ये कि बाकी एग्जामिनर पूछ लेगा सीटीजी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। मतलब पेशेंट आया है, आप सीटीजी मांगते हो, मैडम सीटीजी दिखा दें, सीटीजी खराब आई हुई है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डायबिटिक पेशेंट की सीटीजी को एड्रेस करने का? और मैं आपको बता चुकी हूँ सीटीजी अक्यूट चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर हीरा, इसमें तो बायोफिजिकल भी इतना रिलायबल नहीं है और ना ही सीडीजी इतनी रिलायबल है। इसमें तो यही टेंशन है ना कि इसके क्या मतलब, इसकी एग्जैक्टली तो नहीं, सीडीजी भी आप खराब आ लेकिन जाएगी इसमें तो। आप मेरा डिसाइड ख्याल भी है कर लेना डिलीवर कराना। वेरिएबिलिटी कम हो जाती है और हार्ट रेट भी कम हो जाता है, कुछ इस तरह का याद आ रहा है। नहीं, सीटीजी खराब नहीं, नहीं, होगी वही तो तो कह रही हैं डॉक्टर हीरा कि ये सारी चीजें हो गई हैं, अब किस तरह मैनेज करोगे ना, ये नहीं डॉक्टर नहीं, वो हीरा ने पूछ कहा रहे है ना। सीटीजी पे क्या चेंजेस होंगी। मैंने ये भी अच्छा, दोनों दोनों चेंजेस क्वेश्चन क्या है। होंगे? टाइम हाँ थोड़ा सा जी। शॉर्ट है, मैं खुद ही इसको कवर अप कर देती हूँ, फिर सेकंड केस भी कर देते हैं। जब भी सीटीजी खराब मिले ना, डेट देख लें उसकी। ठीक है, कि ये किस डेट पे सीटीजी हुई थी, और उसी डेट की मांग लें शुगर लेवल को रिलेट करने, बता दें मैडम ये रीजन है। ठीक है डॉक्टर हीरा, अगर शुगर लेवल समझा नॉर्मल गया। है तब भी सीटीजी खराब है ना, तब कहीं नहीं मेरा बच्चा जो है ना ये खराब हो रहा है, मैंने इसको अर्जेंट डिलीवर करना है। दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर हिरा, ये जरा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आई। देखिए सीटीजी आपने मांगी एग्जामिनर से, एग्जामिनर ने सीटीजी दी खराब, खराब आ रही है, मतलब वेरिएबिलिटी भी उड़ी हुई है और बेसलाइन भी नीचे आई हुई है। अब आप कहें मैडम मुझे इसी डेट का ना इसके जो होल्ड शुगर प्रोफाइल है ना वो भी दे दें। अगर आप देखें होल्ड शुगर प्रोफाइल खराब है ना, तो सीटीजी उसको रेप्लिकेट कर रही है। ठीक है, कि चूंकि उस वक्त जब ये सीटीजी हुई जी ठीक है, तब शुगर वो लेवल भी उसकी वजह खराब से थे, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हाँ लेकिन जी। अगर सीटीजी भी फ्रेश हुई हुई, शुगर लेवल नॉर्मल आ रहे हैं, तब आप ठीक है। नहीं कह सकते ये शुगर लेवल की वजह से है। ठीक है, फिर आप एक उसको फॉल्स असम्पशन की वजह से आईयूडी करा दोगे। ठीक है, आपने सीटीजी देखनी भी कितनी खराब है, एक तो सिर्फ सस्पिशियस है और एक नॉर्मल या ठीक पैथोलॉजिकल है। अगर वो नॉर्मल है और पैथोलॉजिकल है ना, तब आपने अर्जेंट उसका डिलीवरी प्लान करनी होती है। ठीक है, ठीक है। और अगर सिर्फ नॉन रिशोरिंग फीचर्स हैं तो फिर आप लेफ्ट लेटरल करा सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिंगर दे सकते ठीक हैं। है, अच्छा मुझे ये बताओ, रिंगर देने से क्या फर्क पड़ता है? जो वो हम फिर कहते हैं दोबारा रिपीट मूवमेंट्स करवाएंगे ठीक हो उसके जाएंगी अकॉर्डिंग फिर। रिंगर देने से, और हम ये भी बोलते हैं कि पेन भी सही हो जाएगा।
इससे हाइड्रेशन, कई दफा डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से एसिडोसिस होती है, उसकी वजह से भी सीटीजी डिहाइड्रेशन से में पता है क्या होता है, कम हो जाती है एडीएच जहाँ से वेरिएबिलिटी। रिलीज होता है ना, वहाँ से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। बोथ आर जो है ना क्लोजली रिलेटेड एरियाज हैं ब्रेन में ना, नेबरिंग एरिया से दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर आप हाइड्रेशन सही कर देना और तो फिर वो जो स्ट्रेस में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही होती है ना, वो नहीं होती। जो पेशेंट की पेन की परसेप्शन है वो भी ठीक हो जाती है और मूवमेंट्स भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। अदरवाइज अगर कहीं कि ये बैकअप है गाइडलाइन से तो ये नहीं है। बट आपके प्रोफेसर्स पूछते होते हैं, ये कोई एग्जाम क्वेश्चन है तो उसकी रीजन ये है। ठीक हो गया। और अच्छा डॉक्टर तबस्सुम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, एग्जामिनर से ने बायोमेट्री तो दे दी थी, अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस पूछा था। ठीक है, आपने कभी भी डायबिटिक पेशेंट में बायोमेट्री अगर वो बता दे एज ए होल के 32 वीक के पैरामीटर हैं, तो आपने कभी नहीं उसको जाना, क्योंकि फीमर लेंथ 38.2 पे जा सकती है, मे बी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ना जाए। तो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस को नहीं भूलना, ये बात ना पल्लू से बांध दो। ठीक है। अच्छा, बाकी जो प्रीवियस 3 में आपने क्वेश्चंस करने हैं ना, हम प्रेगनेंसी विद प्रीवियस स्कार करेंगे ध्यान और तसल्ली से, लेकिन जो आप लोगों के पॉसिबल क्वेश्चंस है ना, वो हो सकते हैं कि वही एचबी ऑप्टिमाइजेशन जो हमने भी बात की है कि प्रीवियस 3 को कब ब्लड लगाना है कब नहीं लगाना। ठीक है, और इंसियन कैसे देना है। ठीक है, और बच्चा आउट नहीं हो रहा, प्लेसेंटा प्रीविया है, तब आपके पास क्या सिचुएशन, कैसे करते हो वैसे बच्चा आउट करते हो प्रीविया में? कैसे निकालोगे प्रीविया का बच्चा अगर प्लेसेंटा बिल्कुल कवर किया हुआ है उसने? डॉक्टर हिरा, इसमें तो या फिर उसके एजेस मार्जिन से जा सकते हैं, अलोंग द या मार्जिन। या फिर हम उसको, अगर हमें कोई इमरजेंसी है, उसको टीयर ऑफ मतलब दरमियान से वो भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें जरा जल्दी से उसकी डिलीवरी करनी होती है, तो उसमें तो अलोंग मार्जिन जाएंगे, उसकी डिलीवरी करेंगे। 3 तरीके और होते अगर हैं। हमें नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको ब्रीच करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये लास्ट अगर वन हम है, ये उससे नहीं लास्ट जा वन सकते। है, हाँ जी, ये ये लास्ट लास्ट वन वन है। है। हाँ जी, पहले सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करके देख लो प्लेसेंटा खत्म कहाँ हो रहा है। अगर पूरा लोअर सेगमेंट कवर किया हुआ है तो फिर आप उसको बेशक क्लासिकल निकालो। ठीक है, प्लेसेंटा पे ना दो। अगर लोअर सेगमेंट पे फाइब्राइड है या प्लेसेंटा है, डोंट मेक इंसिजन एट दिस। ऑलरेडी पेशेंट हाई रिस्क है। ठीक है, अगली प्रेगनेंसी में रप्चर का रिस्क है ना, अभी तो मरने का रिस्क है ना, तो उसको आप हाँ जी, ऊपर से निकालो बच्चा। और साथ में फिर आपने बीटल की कंसेंट, हिस्टेक्टमी कंसेंट तो प्रीविया में लेनी ही होती है। ठीक है, अगर हाँ जी, ये ऑप्शन लूज कर चुके हो, नहीं किया स्कैन, भूल गए हो, अब आपने क्या करना है, फिर आपने साइड मार्जिन से जाना है। अगर ये ऑप्शन भी लूज कर चुके हो ना, फिर आप प्लेसेंटा पे देखते हो। ठीक है, लेकिन ये थर्ड चॉइस है, फिर इसमें बच्चा जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि व्हाट इज ट्रिपल पी रेजिम? ट्रिपल पी पूछते हैं ना, व्हाट इज ट्रिपल पी? डॉक्टर ये तो नहीं पता। मुझे तो नहीं आ रही में पीपीएच नहीं, प्रायर लोकलाइजेशन जो है प्रीविया में। हाँ नहीं, इसमें क्या होती है, हाँ पेशेंट ठीक है। कोई बता रहा है या मैं करूँ उसको? एक तो पी से बनता था प्री ऑफ प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। डॉक्टर हीरा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही या बाकी की को नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? मुझे तो बहुत रेजोनेंट सी और अजीब सी मैं पंखा बंद कर रही है। देती हूँ, एक मिनट। जी डॉक्टर हिरा, अब आ रही है। चलो, अब आ रही, साइड चेंज की है।
अच्छा, एक तो हो गया प्री और प्लेसेंटल तो लोकलाइजेशन। ये ट्रिपल पी का क्या बताया था? ट्रिपल पी से मुराद है प्री और प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, और जो थर्ड जो दरमियान वाला पी है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो लास्ट वाला पी था ना उससे ये था कि पार्शल आप वो कर सकते हैं, पार्शल यूट्राइन रिपेयर। और दरमियान वाला पी क्या था, मैं भी ढूंढती हूँ, कोई गूगल ही खोल ले। डॉक्टर प्लेजेंटा लीफ प्लेजेंटा इन साइटू है। अच्छा, आर यू श्योर? डॉक्टर हीरा ये ट्रिपल पी करते किस में है, मतलब ये किसका बता रही है, मतलब ये पता? प्रीविया में करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये है कि आपको प्री ऑप प्लेसेंटा लोकलाइजेशन करेंगे, दूसरा आप प्लेसेंटा को जो है स्पेयर करेंगे, और तीसरा ये है कि अगर प्लेसेंटा कहीं से भी जुड़ा हुआ है या अडहेरेंट है तो आप जो है वो पार्शल जो है वो कर सकते हैं, मतलब मायोमेक्टमी टाइप के उसको रिपेयर कर दें। ठीक है, मतलब जहाँ से वो अडहेरेंट है वो पीस निकाल दें यूट्रस का और फिर आपस में उसको मिला दें, रिपेयर कर दें। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, बट प्रॉपर जो पी के वर्ड्स है ना वो टेलीग्राम पे आई विल शेयर। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट क्यों नहीं देते, अब वैसे एक वर्ड में बता दो। हाँ डॉक्टर हीरा इसकी तो एग्जैक्टली, टॉक्सिसिटी और इसके और इतने प्रॉब्लम है। हाँ ये डॉक्टर अदीला ने बता दिया है, अदीला दिलदार ने, कि प्लेसेंटल डीवास्कुलराइजेशन करनी है। ठीक है, ये अपने माइक तो म्यूट कर लें प्लीज। और प्लेसेंटा की डीवास्कुलराइजेशन कैसे करते हैं? ये प्री ऑप वाली बात है, प्री हाँ, ऑप प्लेसेंटल हाँ लोकलाइजेशन है या प्लेसेंटल डिवास्कुलराइजेशन? ये मैं, ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, ट्रिपल पी। ठीक है, ये है ट्रिपल पी। प्री ऑप प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, दूसरा है प्लेसेंटल डीवास्कुलराइजेशन, और तीसरा है पार्शियल रिमूवल ऑफ यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, और ये प्लेसेंटल डीवास्कुलराइजेशन में पूछते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज आपने ब्लॉक करनी है। सबसे पहले आपने इंटरनल सॉरी यूट्राइन आर्टरीज करनी है, फिर ओवेरियन आर्टरीज करनी है, और फिर इंटरनल करनी है। तीन स्टेप में होगी वो भी। अच्छा ये बताएं, अगर आपने बीटीएल करना है और डीएन ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे आप? एनीवन? यूट्रस करके ट्रेस करेंगे। ओहो, अच्छा मुझे बात सुनो, यूट्रस आप में से काफी लोग निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं निकालनी चाहिए, इसकी क्या वजह है? बाहर निकाल के यूट्रस को जो रिपेयर करने का जो ट्रेंड है वो गाइडलाइन क्यों उसको डिस्करेज करती है? नहीं, हम लोग नहीं निकालते हैं। मैं वैसे कह रही हूँ कि जिसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्सेसिव, जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो या जिसमें कोई आपको पॉइंट मिस हो रहा है। मैं दोनों बातों का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, कभी भी यूट्रस को बाहर ना निकालें। जब यूट्रस बाहर निकालते हो तो लिगामेंट को स्ट्रेच करते हो और फिर आप रिपेयर करके डाल अंदर रख देते हो। इस तरह करने से जो है पेरिटोनियम भी डिस्टर्ब होती है, लिगामेंट भी डिस्टर्ब होते हैं, और पेशेंट को ना पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप बायलैटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी नहीं कर सकते तो आप यूनिलैटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर दें। ठीक है, इससे ये नहीं होगा कि दूसरी ट्यूब बची हुई है तो प्रेगनेंसी तो हो सकती है ना उसको, लेकिन जो परसेंटेज है ना डॉक्टर हीरा आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वालेकुम, अब आ रही है? वो कनेक्शन मेरा जो था वो चला गया था एक्चुअली। अब आवाज आ रही है? हेलो, अब आइए चलिए।
आवाज अब ये डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रही है? मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा स्मूथ लेक्चर जाए। चलिए इंशाल्लाह बेहतर होगी। अच्छा, हम थे कि अगर एडियंस बहुत ज़्यादा है ना, तो आपने बीटीएल करनी है, कंसेंट ली हुई है और बीटीएल नहीं कर पाते, तो हम कर देते हैं यूनिलैटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर देते हैं ना। तो एग्जामिनर पूछता है कि इससे करने का क्या फ़ायदा होगा। तो इसके करने का फ़ायदा ये होता है कि जो परसेंटेज है कंसेप्शन की वो कम हो जाती है। समझें तो ये समझें कि हाफ हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने उस पेशेंट में जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो ऑप्शन यूज करनी है, लाइक इम्प्लानॉन ठीक है। बेनिफिट है या बेनिफिट है मारीना रखने के लिए या कॉपर्टी रखने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गई थी, उसने कहा था हम तो यूनिलैटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर देते हैं, तो एग्जामिनर ने बोला तो वो तो प्रेग्नेंट फिर भी हो जाएगी, तो शी कैन नॉट डिफेंड हरसेल्फ। तो मुझे याद आ गया कि शी कुड डिफेंड हरसेल्फ। 50% रिस्क तो कम हो हाँ, जाएगा। तो शी कुड डिफेंड कि एटलीस्ट 50% रिस्क तो कम होगा ना, और बैकअप कर दूंगी उसको बाकी मेथड्स के साथ। तो कोई काम कर भी लो तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो जस्टिफिकेशन दो ना, बिल्कुल ही डर मत जाया करो। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस स्कार के साथ पूछ सकते हैं कि पैकिंग कब रिमूव करनी है, पैकिंग करने की क्या जो है प्रीरेक्विजिट है, ये सब चीज़ें जो हैं हम कर लेंगे। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है कि आर्टरीज को कैसे करना है, डीवास्कुलराइजेशन कैसे करनी है। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने जो यूट्राइन आर्टरी है ना वो ढूंढनी है। यूट्राइन आर्टरी ढूंढने के लिए आप लोअर सेगमेंट पे जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल ही 1 सेंटीमीटर उसके लेटरल जो है आपको आप दोनों हाथों से फील करें, आपको दोनों साइडों से यूट्राइन आर्टरी मिल जाती है। मेरा ख्याल सभी लगाते होंगे ना। उसमें कुछ पार्ट आपने जो है वो लेटरल जो वाल होती है उसकी उसका लेना होता है, और दूसरा ए वास्कुलर एरिया लेना होता है, और फिर दरमियान में यूट्राइन आर्टरी आ जाती है और आप उसको डबल लेयर से ब्लॉक कर देते हो और फिर दूसरी कर देते हो। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी भी 2 तरीकों से ब्लॉक करते हैं, हायर लाइगेशन करते हैं और लोअर लाइगेशन करते हैं। लोअर लाइगेशन इसलिए करते हैं कि विजाइनल आर्टरी जो है वो भी आ रही होती है। ठीक है, वो बेसिकली आ रही होती है इंटरनल आइले की किसी और ब्रांच के साथ। तो मतलब अगर आप बंद कर भी दें इंटरनल यूट्राइन आर्टरी, तो वो वेजाइनल आर्टरीज जो है ना वो ब्लीड करती हैं, तो आप लोअर अगर लाइगेशन कर दोगे तो वो भी बंद हो सकती है। दूसरा, आप ओवेरियन आर्टरी को जो है ब्लॉक करते हो, और ये वो जगह होती है जो जहाँ से राउंड लिगामेंट गुजर रहा होता है, राउंड लिगामेंट और जो मीजोसॉल्पिंग्स है उसके दरमियान में। ठीक है, ये जो है अगर यूट्यूब पे देख लोगे ना इजी हो जाएगा। एग्जामिनर पूछ लेते हैं, समटाइम टॉक्स में भी आ जाता है। ठीक है, ये दूसरी आर्टरी लाइगेट करती। और तीसरी जो आर्टरी है लाइगेट करना वो होती है इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक लाइगेट कैसे करोगे, वो आपने रीटोपेरिटोनियम जाना है, सैक्रम यूट्रस को पहले तो आपने बाहर निकालना है, इस काम के लिए बाहर निकालना है, गट को पैक करना है। सैक्रम के पास जो है सैक्रल प्रोमोटरी के पास आपने निक देना है और पेरिटोनियम का फ्लैप उठाना है। ठीक है, और फिर वहाँ जो है आपने बाइफर्केशन देखनी है कॉमन आइलेक की, फिर आपने इंटरनल आइलेक को आइडेंटिफाई करना है। इंटरनल आइलेक को 6 शुरू वाला जो है ना 2 to 3 सेंटीमीटर पार्ट छोड़ के आपने उसको फिर लाइगेट करना है, और उससे पहले आपने क्रॉस चेक करना है फेमरल के साथ। ठीक है, एग्जामिनर बात पूछ लेते हैं कि आपने वो 2 to 3 सेंटीमीटर का जो एरिया छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है। वो इसलिए छोड़ा है कि जो इंटरनल आइलेक की पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है, वो अराइज हो रही होती है, जो कि सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी को बना रही होती है, जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस और इन मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है। अगर वो भी लाइगेट हो जाएगा तो पेशेंट को बटक पेन, ठीक है, और नमनेस वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं, इस्कीमिया हो सकता है। तो इसलिए आप वो 2 to 3 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ देते हो। ठीक है, फिर आप जो है वहाँ से लाइगेट नहीं करते, आप सिर्फ वहाँ जो है उसको जो है सिर्फ उसको आप कट नहीं करते, सिर्फ लाइगेट करते हो, डबल लेयर में करते हो। ठीक है, और इसको लाइगेट करने से ये होता है कि जो प्रेशर है ना जिस लिहाज से वो ब्लीडिंग हो रही होती है वो प्रेशर लूज हो जाता है, और जो
कोएगुलेशन मैकेनिज्म है ना, उसको टाइम मिल जाता है एक्ट करने के लिए, ठीक है, और यू कैन मैनेज पेशेंट, ठीक है। एग्जाम ये पूछा कि कहाँ से छोड़ना है 2 to 3 सेंटीमीटर एरिया, जहाँ से ये डिवाइड होती है, जहाँ से इंटरनल आईलेट बन रही होती है ना, वो आपने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोड़ देना है। फिर आपने उसको जो है वो लाइगेट करना है और डबल लेयर में करना है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लेसेंटा उन्होंने क्या पूछा कि क्रॉनिक एंड एक्यूट चेंजेस, दोबारा बता दूं, ठीक है। देखिए अक्यूट चेंजेस जो होती हैं वो सीटीजी खराब करती हैं, ठीक है। जैसे कोई ब्लीडिंग हुई, एपीएच हुआ, करप्शन हुई, फटाफट बच्चा ठीक था लेकिन सीटीजी खराब हो जाती है, कॉर्ड प्रॉब्लम होते हैं, क्लूजन हो जाए, कंप्रेशन हो जाए, फटाफट सीटीजी खराब हो जाती है। तो सीटीजी जो है वो अक्यूट चेंजेस को बताती है। फिटल मूवमेंट्स भी अक्यूट चेंजिंग्स जो है, डिकम्पनसेशन जो है उसको बताते हैं। और जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ना, वो भी अक्यूट इवेंट से जो है ना जो है वो अफेक्ट होती है। जो लाइकर ज्यादा होता है, ये कम होता है, या बच्चा आईयूजीआर होता है या मैक्रोसोमिया होता है, ये होती है क्रॉनिक चेंजेस, ठीक हो गया। डॉक्टर हिरा, ये आपका क्वेश्चन था। और आपने पूछा था मीथोट्रेक्सेट क्यों नहीं देना। मीथोट्रेक्सेट इसलिए नहीं देना, प्लीज लॉक चो कड्डी है, लॉक चो कड्डी है, दराज च पई हुई। अच्छा, माइक को म्यूट रखा करें, बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपने ये पूछा है कि मीथोट्रेक्सेट क्यों नहीं देना। पहले हम लोग देते थे, इवन जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो अगर हमने प्लेसेंटा छोड़ना होता था तो हम मीथोट्रेक्सेट दे देते थे, और रीजन ये थी कि ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इसके अलावा जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि कैंसर में होते हैं, मीथोट्रेक्सेट बेसिकली पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी, तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को एड्रेस करती है, तो प्लेसेंटा के जो सेल्स हैं ना उनको भी एड्रेस कर लेगी, प्लेसेंटा जल्दी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में ये जो है कंसेंसस हुआ कि जब बेबी आउट हो गया है तो प्लेसेंटा तो डेड हो गया है, ऑलरेडी डाइंग प्लेसेंटा के जो सेल्स हैं, आप उनको कोई ड्रग दोगे तो एक वो तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और अगर दे भी दोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डाइंग ऑर्गन है ना प्लेसेंटा, उनके बेबी तो डिलीवर हो गया। तो दैट्स व्हाई वी डोंट गिव मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। और अगर आपने प्लेसेंटा छोड़ भी दिया है तो फिर आपने बीटा एसिडी कराने होते हैं ट्वाइस वीकली, वो भी रिजॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी बीटा एसिडी जो है वो परसिस्ट करें तो आपने डोपलर भी करवाना है। अगर आपको लगे कि प्लेसेंटा जो है वो स्टिल एक्टिव है तो फिर आपने जेस्टेशन ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज का भी सोचना है, ठीक है। और फिर यू हैव 2 ऑप्शंस, रीओपन करेंगे या फिर मीथोट्रेक्सेट देंगे। अब मीथोट्रेक्सेट की जो है वो बारी आएगी, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि पैकिंग कब रिमूव करते हैं। अगर आप पैकिंग कर भी दो ना तो पैकिंग रिमूव करने के लिए भी आपने पेशेंट को एनपीओ कराना होता है, ठीक है। और अंडर जाके ओटी में ही उसको जो है माइल्ड सेडेशन देके या स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया देके तब पैकिंग रिमूव करनी है। और पैकिंग रिमूव करने के बाद भी उसको ऑब्जर्व करना है 1 आवरली की ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस कार में हो सकते हैं। इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि वी विल टेक अ डेडिकेटेड क्लास एट दिस, ठीक है। तो ये हमने केस कर लिया है रिस्क फैक्टर्स पेशेंट के मल्टी ये 24 आवर्स के बाद रिमूव करनी है पैकिंग। हाँ, इसकी वजह क्या है वैसे? इसकी एक तो ये होता है ना कि आपने मॉर्निंग में करनी होती है, एक तो उसको प्रेशर रहेगा, और दूसरा ये कि मॉर्निंग में करनी होती है जब पूरे ओटी भी अवेलेबल हो और पूरा स्टाफ भी हो, आपके सीनियर्स अवेलेबल हैं। और वाई 24 आवर, मैं तो ये पूछ रही हूँ। ब्लीडिंग क्योंकि प्रेशर उसको किया हुआ है ना, प्रेशर ड्रेसिंग होती है ये। वो तो फिर 24 to 40, हाँ जी, वो ये होता है कि कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं ना, बन जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, हाँ जी। तो उससे पहले करोगे तो फिर फायदा नहीं है जी। और एंटीबायोटिक भी देनी है, इन्फेक्शन भी हो जाता है जी। अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि अगर प्लेसेंटा छोड़ दिया अंदर और बीटा-सीडी जो है वो स्लो जो है इतना मतलब परसिस्ट कर रहा है, तब मीथोट्रेक्सेट दे देना है? क्या ख्याल है, दे देना है? दे सकते हो, अब दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो देयर इज सम थिंग कि वो अब खराब हो रहा है। और आप कैसे रीजनेबली आप फिर क्या करोगे, फिर आप जो ना एंड पे जब बीटा-सीडी रिजॉल्विंग फेज में होगा, डोपलर आपका आ जाएगा नेगेटिव की ब्लड फ्लो नहीं है, तो अब आप पेशेंट की माइल्ड डीएनसी भी कर सकते हो, ठीक है।
वो जो प्लेसेंटल पीसीज है ना, वो अब आप निकाल सकते हो। अब वो निकालना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो अडेरेंट नहीं रहे, अब वो डेड टिश्यूज बने हुए हैं, यू कैन रिमूव इट। लेकिन फिर भी पेशेंट को एशरमैन का जो परसेंटेज है ना वो ज्यादा है, 20-30% तक हो सकता है। तो सेफ चीज कोई भी नहीं है, प्रीवियस सेफ है ही नहीं। हमने सिर्फ नेगोशिएट करना है कि कम रिस्क दे दें, ज्यादा रिस्क ना दें, बट हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसा कि हम एशरमैन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। अच्छा, सेकंड केस था डॉक्टर तहरीम, बताओ। जी डॉक्टर तहरीम, आर यू देयर? जी डॉक्टर हिरा, ये पेशेंट केस था, पेशेंट 39 इयर्स, पैरा 6+1। प्रीवियस एसपीडीज बताया नहीं था, लेकिन मैंने अज्यूम यही किया था। और लास्ट बोर्न चाइल्ड 6 years ago. She has history of laparotomy 5 years back due to septic abortion, and she presented with complaint of heavy vaginal bleeding for last 5 years and continuous vaginal bleeding for 5 months. And she has history of failed medical treatment and history of UTI. On examination, patient with normal BMI, pale looking, and on abdominal examination, it was soft, non-tender. On sterilized speculum examination, there was cervical ectopy and mild bleeding at that time. On pelvic examination, uterus was 10 to 12 week size, anteverted mobile, non-tender, and fornices clear bilaterally. In its differential diagnosis, it can be a fibroid uterus, adenomyosis, or any fibroid polyp or hyperplasia, and tubovarian mass. ठीक है, जस्टिफाई व्हाई इट इज सबम्यूकोजल फाइब्राइड, क्योंकि पेशेंट की तो लेप्रोटमी की भी हिस्ट्री है और सेप्टिक अबॉर्शन था। तो सेप्टिक अबॉर्शन में तो एंडोमेट्राइटिस हो जाता है, और पेशेंट को प्रॉब्लम भी 5 ईयर से ही है। अगर फाइब्राइड होता इसका तो जो ब्लीडिंग पैटर्न है ना, ब्लीडिंग पैटर्न जो पहले हैवी रेगुलर साइक्लिकल ब्लीडिंग थी और उसके बाद अब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, ये जस्टिफाई करता है कि दिस इज मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोइड यूट्रस। और उसका साइज जो है 10 to 12 वीक एंडोमेट्राइटिस में भी हैवी जी रेगुलर साइकिल होता है, बाद में जो है इरेगुलर भी हो सकता है। एज देखो 39 है, मतलब अप्रोचिंग। लेकिन पेशेंट को कोई इस तरह की सिम्टम नहीं है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं है, कोई एब्डोमिनल पेन वो है, लेकिन माइल्ड, उन्होंने कहा था माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन है। मैंने ना कुछ चीजें वो की हुई हैं हाईलाइट, नॉन टेंडर। अगर ये क्रॉनिक पीआईडी में होता ना, टेंडरनेस तो पॉजिटिव मिलती ना, डिस्चार्ज तो एक्टिव पीआईडी में होता है ना, रिलेटेड। तो जब हाँ जी, नॉन टेंडर है, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है पहले, यानी कि पेशेंट को पहले भी कोई पीआईडी की एपिसोड नहीं हुई जिसमें सबसे उसने पहले, हिस्ट्री दी हो कि मुझे कोई फीवर, टेंडरनेस और डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है। ठीक है, बाकी जो जस्टिफिकेशन डॉक्टर तबस्सुम ने बता दी थी वो सारी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यू कैन, जो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन थी ना वो इसका नॉन टेंडर होना था। ठीक है, पीआईडी में टेंडरनेस होती है और बल्कि इसके एसेंशियल फीचर्स में आ जाती है। क्या फीचर्स होते हैं पीआईडी के एसेंशियल और सपोर्टिंग? एग्जामिनेशन पे नहीं, पीआईडी के एसेंशियल फीचर्स बताओ मुझे। पीआईडी एक्यूट में हमारे पास फीवर विद वेजाइनल डिस्चार्ज एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, एंड ऑन एग्जामिनेशन फिक्स्ड यूट्रस और टेंडरनेस इन द यूट्रस। ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी टेंडरनेस। कोई और बताएगा मुझे पीआईडी के एसेंशियल फीचर्स? में डॉक्टर हीरा बायलेटरल एग्निक्सल टेंडरनेस मिलती है। एग्जैक्टली। और दूसरा बताओ। और लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, सर्वाइकल टेंडरनेस। ठीक है, टेंडरनेस एब्डोमिनल और वेजाइनल दोनों, दो फीचर्स हो गए। ठीक है, ये और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गूगल कर लेती हूँ, फिर बाद में भूल जाएगा। कोई और बता दे। फीवर होता है इसके साथ, फीवर, टेंडरनेस और वेजाइनल डिस्चार्ज। क्रोनिक लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एक्चुअली वो तो आ गया ना लोअर एब्डोमिनल हो जाता है इसका। सर्वाइकल एक्साइटेशन अगेन
एक फीचर है, ठीक है। लेकिन जो इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग है, हैवी मस्कुलर ब्लीडिंग है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज है, फीवर है, ये सारे इसके सपोर्टिंग फीचर्स हैं। बट जो टेंडरनेस है ना, वो अकेला जो अलॉन्ग विद अदर फीचर्स 2 और भी हैं, ये एसेंशियल फीचर है। तो जब भी आप जस्टिफाई करें एंडोमेट्राइटिस को, तो देख लें टेंडर है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी बड़ा अच्छा था, इन्होंने बड़ा अच्छा और सोचा। इसकी एजुकेशन यूजुअली इनफर्टिलिटी के साथ मिलेगी और वही डिस्पेरोनिया, डिस्मेनोरिया। तो कौन सा इसने 5 साल में कंसीव किया है? वैसे अगर ये रिप्रोडक्टिव ईयर है, 5 साल में कंसीव नहीं किया ना इसने। लेकिन इसका बीकेएल हो गया था या नहीं, ये कुछ वो नहीं पता। ठीक है, जो इनका फर्स्ट डिफरेंशियल है ना, वो सबम्यूकोजल फाइब्राइड, तो जस्टिफाई करना इसलिए है कि मोस्ट कॉमन है एंडोमेट्राइटिस या जो था एडिनोमाइसिस, वो इतना कॉमन नहीं होता, ठीक है। सेकंड पे यू कैन इवन पुट एंडोमेट्राइटिस, क्योंकि जो ऑनसेट है वो आफ्टर जो है वो लेप्रोटमी शुरू हो गया ना, और वो सेप्टिक एंडोमेट्राइटिस, सेप्टिक अबार्शन था, वो आम अबार्शन नहीं था। जी जी डॉक्टर सही ना, इतनी ज्यादा भी नहीं खाते, ठीक है। अच्छा, बाकी अपने आप को म्यूट कर लें। डॉक्टर हिरा, उसमें यूट्रस साइज 10 to 12 वीक साइज हो सकता है एंडोमेट्राइटिस में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये पेशेंट मल्टीपेरस है ना, मेरी बात सुनो, बल्कि यूट्रस के डिफरेंशियल्स में मल्टीपेरस भी होना भी आता है, ठीक है। तो 10 अगर वो लोअर लिमिट है, लेकिन वो तो 8 वीक तक होगा ना, जो अगर मल्टीपेरस भी हम कहते हैं। ठीक है, यू आर राइट, दैट्स व्हाई हमने उसको सबम्यूकोजल फाइब्राइड बनाया था, और एडिनोमायोसिस भी सही था क्योंकि मल्टीपेरस है। तीनों जो डिफरेंशियल्स है ना, वो बड़े ही क्लोज हैं, लेकिन सबम्यूकोजल का जो पैटर्न है, हैवी ब्लीडिंग, उसके बाद इर्रेगुलर रिस्पॉन्ड करता है, पेशेंट को फीवर नहीं हुआ, टेंडरनेस नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता है। तीसरी बात ये थी कि मोस्ट कॉमन है, अगर सिंगल मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ही फाइब्राइड, तो कॉमन थिंग्स हाँ जी। सेकंड पे एडिनो भी आ और सकता है, कोई डिस्मेनोरिया साथ पॉजिटिव फाइंडिंग इसकी ये थी कि डिस्मेनोरिया का भी नहीं बताया हुआ था कोई। एडिनोमायोसिस में विद पेन ब्लीडिंग होती है ज्यादा, ठीक है। वो वैसे भी एंटीबायोटिक मिल गई थी, कोरिलेट कर अच्छे सेटअप पे हुआ था, तो एंडोमेट्राइटिस तो जान छूट गई। दूसरा, फिर आपने सही बोला कि यूट्रस का साइज अगर हम कहें 12 वीक साइज है, तो एंडोमेट्राइटिस में इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो बेहतर ये है कि एडिनोमायोसिस ही आ जाए सेकंड में। यू आर वेरी राइट। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? लोअर एब्डोमिनल पेन की काजेस क्या थी? उस पेशेंट को पेन था, क्या काजेस हो सकती हैं उसमें? वो हो सकता है फाइब्रोइड डिजेनरेशन, एक तो बताया था उन्होंने, बताया था, और उसमें कोई एडिहेंस हो सकती है, माइल्ड एडिहेंस, जो पहले उनकी लेप्रोटमी हुई है पेशेंट की। ठीक है, एडिहेंस की वजह से टेंडरनेस हो सकती है। यूटीआई था उस पेशेंट को, मेरा ख्याल है सबसे पहले ये आना चाहिए था, क्योंकि डीजनरेटेड फाइब्राइड में लोकलाइज्ड टेंडरनेस मिलती है। अगर वो एक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट करेगी तो फिर हम यूटीआई को फर्स्ट पे रखेंगे, और अगर वो पहले से उसकी हिस्ट्री आ रही है, नहीं वो है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर हिरा, ये उसकी जो लोअर एब्डोमिनल पेन है ना, वो पहले से ही बता रही थी कि वो है ऑन एंड ऑफ, थोड़ी है माइल्ड, तो उसमें फिर आप हाँ फिर उसको पहले रूल आउट करेंगे। डीजनरेटेड फाइब्राइड में हमेशा पीए पे लोकलाइज्ड टेंडरनेस मिलती है, ऐसा नहीं होता। वो जिनको होता है फिर उनको पता है कितना वो स्पेयर पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी विद फाइब्राइड में पूछ लेते हैं कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि एब्रप्शन नहीं है। अगेन आप यही बोलते हो कि एब्रप्शन में जनरलाइज्ड पेन होता है, और डीजनरेटेड फाइब्राइड में जहां फाइब्राइड होगा बस उधर ही पेन होता है, ठीक है। तो अब जनरली स्टूडेंट सेड कि एब्डोमेन सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर है, तो डीजनरेटेड फाइब्राइड निकल गया है। अब वो आप बेहतर ये है कि यूटीआई ट्रीट करो, जैसा कि उन्होंने किया है, ठीक है। तो आपने देखा कितना हाजिर जवाब रहना पड़ता है एग्जाम में, एक चीज को कोरिलेट करना पड़ता है। ये इनकी 4th अटेम्प्ट थी, तो दिल छोटा नहीं करना जिनकी पहली अटेम्प्ट है तो दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि आप लोगों की अटेम्प्ट्स ज्यादा ना हो, अर्ली आपका एग्जाम पास हो जाए, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो हम पहले से ही कर चुके हैं टैकल, ठीक है जी।
ओके, प्लान ऑफ अच्छा अरेंजमेंट। डॉक्टर हीरा, इसमें आप देखें पेशेंट ने कह दिया, पहले ही कह दिया कि आई वांट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो फिर हम पेशेंट से बाकी जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट तो उसका फेल हो गया, तो हम बाकी सर्जिकल ऑप्शंस उसके साथ डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? आप करें ना डिस्कस। यानी अगर ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड था तो हम इसमें विजाइनल मायोमेक्टमी भी, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि बार बार एग्जामिनर ने मुझे कहा कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, और पेशेंट ने भी यही कहा था कि मुझे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर उस सूरत में हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम फिर अगर 39 वीक्स पे भी है तो हम ये कह के जस्टिफाई कर देंगे कि पेशेंट को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करेंगे। लेकिन पेशेंट तो डॉक्टर नहीं है ना, उसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए। अब हमने डिसाइड करना है ना कि वो उसके लिहाज से कितनी सूटेबल है। ठीक है, हमेशा हर पेशेंट चाहता है मुझे डेफिनेटिव चाहिए। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे आप कहेंगे आपको हल्की फुल्की ट्रीटमेंट चाहिए या पक्की ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसने कहा ना पक्की चाहिए। नाउ यू हाँ विल जी, डिसाइड कि व्हाट इज सूटेबल। क्योंकि इसमें मेरा अपना जो था ना वो ये था कि इसमें हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी होनी चाहिए, क्योंकि 40 इयर्स पे है पेशेंट, और 5 इयर्स में 5 to 10% रिस्क है रिकरेंस का, तो जरूरी तो नहीं कि इसमें हो भी, लेकिन 39 इयर्स पे टीएच करना, और वो भी इसलिए कि पेशेंट चाह रही है कि मेरी टीएच हो जाए, इसको कैसे ये जरा कंफर्म कर दें, क्योंकि हाँ, मुझे इसमें मुझे था भी। कि हाँ इसका सही। ना टीएच नहीं करनी मैंने। ठीक है, एक्चुअली इट डिपेंड्स। अब इस पेशेंट का हमें पता हो कि आई कितनी दूर से है, कितना ब्लीड कर रही है, कितनी सिम्टोमेटिक है, एचबी कितना है, कितनी मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुकी है, सोशल लेकिन सर्कमस्टांसेस। जैसे वो कह रही है कि मैं 5 ईयर से हैवी ब्लीडिंग है, लेकिन उसकी एज भी 9 है, तो इट मींस कि कोई बहुत ज्यादा ये हैवी बच्चे, ये ब्लीडिंग लोग नहीं है। ये ट्रीटमेंट कराते रहिए, ये लोग ना आयरन भी खा रहे होते हैं, इनकी ब्लीडिंग हैवी भी होती है, तब भी इनकी एचबी इसलिए बेहतर होती है कि साथ में कोई जहां भी जाती है चेकअप के लिए वो आयरन पकड़ा देता है और कुछ नहीं पकड़ाता। तो हाँ ठीक जी, है, तो टीएच भी कर सकते हो। इसकी रीजन ये है कि हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी करना ना हर सेटअप पे फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल। और मुझे ये बताओ 12 वीक्स की यूट्रस में आप कर रहे हो हिस्टेरोस्कोपी, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है? 12 वीक की यूट्रस पे कर रहे हैं। फ्लूइड ओवरलोड पे ज्यादा जाएगी ना। लेकिन डॉक्टर उसके हीरा, बावजूद भी मेरे कर ख्याल में सकते। तो इसमें हिस्टेक्टमी ही ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है इस पेशेंट में, जिसमें हमें लगे कि परसिस्टेंट और मिनोरेजिया भी उसका रह जाएगा, फिर पेशेंट को दोबारा से दोबारा से ऑपरेट होने की भी जरूरत पड़ सकती है, नहीं, रीसर्जरी अब ना। मेनोरेजिया क्यों रहेगा अगर हम उसकी मायोमेक्टमी कर देंगे तो? नहीं नहीं रहता है, ये कॉम्प्लिकेशन है मायोमेक्टमी मायोमेक्टमी तो हो की। सकती है ना, रिकरेंस है ना आफ्टर मायोमेक्टमी, रिकरेंस ऑफ मायोमा। इसके इसके काफी चीजें हैं इसमें, रिकरेंस ऑफ इवन रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड भी होता है, परसिस्टेंस ऑफ मिनोरेजिया भी 5 to 10% होता है, रिस्क ऑफ रीलेप्रोटमी भी होता है। इसमें तो काफी ज्यादा इशू रह जाते वो हैं ना। तो और हर मायोमेक्टमी में होगा ना, फिर तो हम किसी भी पेशेंट की मायोमेक्टमी नहीं कर सकते सिर्फ ये सोच हाँ, करके इसकी तो रिकरेंस हो जाएगी। उसमें तो छोड़ना पड़ेगा जो रिप्रोडक्टिव एज में है और जो चाहेगी फर्टिलिटी चाह रही होगी, फर्टिलिटी स्पेयरिंग, उसमें तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है ना, उसमें तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस सूरत में जो बॉर्डर लाइन 39 पे 40 पे है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में हिस्टेक्टमी ही होगा। डॉक्टर हीरा, आप प्लीज इसका बताइएगा जरा। देखिए मैं अगर काम कर रही हूँ मायोमेक्टमी ना होना चाहिए। बिस्तर में, जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, हमारे पास नहीं होती हिस्टेरोस्कोप, हो भी तो हमें आती नहीं करनी। ठीक है, और डॉक्टर हीरा, मेरी भी एक ना इसी तरह की बंदी थी, मेरी फ्रेंड ना, उसने ये कहा कि हम स्टेरोस्कोपी करेंगे, तो एग्जामिनर खूब उसके पीछे करते हो, किस तरह करते हो, फिर उससे ना पूरा प्रोसीजर पूछने बैठ गई। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम जो बोले ना, तो मुझे लगता है इसका प्रोसीजर भी याद करना चाहिए। एक्चुअली मैंने बोला पता ना नहीं 12 एग्जामिनर तो वहाँ तैयार बैठे हो। मेरी एक स्टूडेंट ने बोला था 12 वीक्स की साइज पे ना, तो एग्जामिनर ने फ्लूइड ओवरलोड पे उसको और पता नहीं कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन थे, फिर आपको जब आता नहीं है प्रोसीजर पूरा, क्योंकि हम देखते नहीं है, तो फिर डिफेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आपके सेटअप में होता है, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो हमीद लतीफ से हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हैं, जियाउद्दीन से होंगे, ठीक है, या जो है नॉर्थ वेस्ट पेशावर से होंगे, तो वहाँ तो हो सकती है ना। अगर आपने वहाँ से ट्रेनिंग किया तो आप कह दो कि हम करते हैं। मैं अपनी पेशेंट, अब देखे ना टीएच करना, तो मेरे डॉक्टर हीरा, ये सिर्फ इस पेशेंट की बात नहीं है, एक स्पेसिफिक इसकी नहीं, अगर हम कोई 39 पे वैसे भी फाइब्रॉइड के साथ आता है तो हम उसकी टीएच तो नहीं कर देंगे ना, अगर वो कह रही है कि मुझे डेफिनेटिव चाहिए।
देखिए ना टीएच के प्रॉब्लम्स फिर हजारों हैं। एक तो मेजर सर्जरी है, ब्लड यही तो मैं ट्रांसफ्यूजन आपको कह रही हूँ कि ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है, 5 के बाद ओवेरियन फेलियर उसके है, बाद हमारा जो एनेस्थीसिया, ज्यादा मेजर एनेस्थीसिया रिस्क टेंडेंसी है। है वो एग्जैक्टली तो वो ये टीएच की तरफ होती है। लेकिन देखिए 45 से पहले ये 35 से TH 45 के दरमियान बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि हम 39 पे कह दें कि मैं टीएच कर दूं, सिर्फ इसलिए कि पेशेंट कह रही है कि मेरी टीएच कर दें आप। और वैसे भी डॉक्टर हीरा टीएच मोर इन्वेसिव प्रोसीजर है देन मायोमेक्टमी, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है कॉम्प्लिकेशन वाइज भी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ ना, मैं एग्री करती हूँ आपसे। अगर मुझे आप में से कोई ये कहे ना कि मैडम हम करते हैं सेरोस्कोपी, हमें आती है करनी, इसके कॉम्प्लिकेशन कम है, मेरी पेशेंट के 6 बच्चे हैं, मैं क्यों इन्वेसिव सर्जरी करूं, उसको 6 दिन हॉस्पिटल में रखूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिस्क कितने हैं, नेबरिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर इंजरी रिस्क कितने हैं, लॉन्गर एनेस्थीसिया रिस्क कितने हैं, प्रीमेच्योर ब्रेन फेलियर के रिस्क कितने हैं, अभी से इसको हार्ट फ्लशेस आ रहे हैं, अगर वो ऐड कर लेती हैं तो बेहतर हो जाता। खैर उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि एज ऐसी है 39-40। और दूसरी बात ये कि इसमें ऑलरेडी सेप्टिक अबॉर्शन पे पहले इसकी लेप्रोटमी हो चुकी है, तो इसमें डेफिनेटली उसके एडियंस भी होंगी सारी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हीरा, अगर इसमें यहाँ पे अगर आप मुझे कहोगे तो मैं एग्री हूँ ना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी 2-4 बातें, सेरोस्कोपी कैसे करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड को कैसे कंपनसेट करना है, आपको आता होगा, आप सेफ हो जाओगे ना। अगर आप मुझे डॉक्टर हीरा जैसे नहीं आती, हम नहीं करते, मैनचेस्टर नहीं देखा, कॉल्पस एक्सपेंशन नहीं देखा, लेकिन हम वहाँ सुना कर आते हैं कुछ ना कुछ रट्टे फिट्टे मार के, तो इसको भी अगर वैसे ही पूरा रट्टा मार के बंदा ऐसे ही प्रिटेंड करे कि भाई हाँ हम करते हैं, तो उनको क्या पता, पता चल जाता है। वो एग्जामिनर 10 सालों से 20 सालों से इस प्रोफेशन में होते हैं, आपकी एक बात बता देती है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर हीरा, इसमें जिसमें सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड हो, हम इसमें कह सकते हैं कि हम इस पे एब्डोमिनल ही मायोमेक्टमी करेंगे या नहीं? मतलब अगर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम ये कर सकते हो, एब्डोमिनल मायोमेक्टमी भी कर सकते हो। अच्छा, चलें फिर ये कह देना मेरे ख्याल में हाँ डॉक्टर हीरा, मैं यही असल में यही चीज मैं क्लियर कर रही हूँ कि जरूरी नहीं कि हम वेजाइनल मायोमेक्टमी ही कहें, कोई भी अगर फाइब्रॉइड है 39 पे, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम इसका टीएच ही करेंगे, हम उसको एब्डोमिनल मायोमेक्टमी भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कि इसके कौन से फेवरेबल पॉइंट्स हैं, यही कि टीएच जो है वो ज्यादा इन्वेसिव है, उसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्योंकि इस तरह हमारी जो मोस्टली फीमेल्स हैं उनके जी, जो फीमेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव एज में हैं 35 तक, मोस्टली ऑलमोस्ट पैरा 6 पैरा 5 तो होती हैं वो, कुछ एक्सेप्शंस तो होंगी लेकिन ज्यादातर, इसलिए उनको फर्टिलिटी का इशू नहीं है 35 के बाद, ज्यादातर को फर्टिलिटी का इशू नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक इस चीज को बेस बना लें कि फर्टिलिटी हमने उस पर डिसाइड करना है, तो हम हमारे की 40 पे तो नहीं करते टीएच। हमारे कुछ थे जो कंसल्टेंट, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि 40 पे बिला वजह आप टीएच किस वजह क्यों कर रहे हैं आप। इसमें तो ये है जो जिसको जस्टिफाई कर ले वो ही उसमें होगा। अगर आप मुझे कहें कि टेक्निक को जस्टिफाई कर लो, मायोमेक्टमी को कर लो, एक ही बात है। बोथ मैनेजमेंट ऑप्शंस डॉक्टर हीरा, एग्जामिनर कहते होते, मतलब मॉक लेते थे तो एग्जामिनर कहते थे कि आप हमें एक मतलब बिल्कुल ऑटो वेग जाके भी एक चीज कह दो कि ये चीज है, उसको जस्टिफाई कर लो, हम उसको मान जाएंगे। जी बिल्कुल, बात ही जस्टिफिकेशन की है, इन्होंने जस्टिफाई कर दिया ना, क्यों करूं मैं इन्वेसिव प्रोसीजर जब हम कर सकते हैं मायोमेक्टमी, और करनी भी चाहिए, इसको ये मसले हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने आपको ये बोला है, जो काम करो इसकी रीजनिंग दे दें आप। डॉक्टर हीरा, ये स्कैन पे सब में कोजल फाइब्रॉइड है, एब्डोमिनल रूट से फिर हम इसको मतलब प्रॉपर जाके कैविटी के खोल के फिर निकालेंगे फाइब्रॉइड, फिर कैविटी स्टिच करके सारा कुछ वैसे बाहर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर हाँ, लेकिन ना फिर आपने ना इसको प्रेग्नेंट नहीं होने देना। ठीक है हाँ, ये पैरा 6 है प्रेगनेंसी, तो क्योंकि जैसे आप मायोमेक्टमी कर रहे हो ना, तो फिर उसमें जो स्कार है वो फुल थिकनेस है, इट कैन बी इवन लॉन्गिट्यूडनल ना। तो डॉक्टर हीरा, इस तरह वाली मायोमेक्टमी से तो बेहतर नहीं है कि इस पेशेंट की हम हिस्टेरेक्टमी ही करें? यार डू व्हाटएवर, अगर आप कहीं में मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक्स होंगी, ब्लड इन हैंड है, ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं होगी, और पुराना नहीं है, लेप्रोटमी में यूट्रस को ओपन करना, अंदर से मायोमा निकालना, फिर रिपेयर करना, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस। अगर ओपन ही करना है तो फिर एक ही दफा निकालो ना, फिर आप कह दो कि मैडम रिकरेंस दोबारा हो गई, पहले लेप्रोटमी की तीसरी दफा जब मैं ओपन करूंगी तो मॉर्बिडिटी बढ़ना नहीं है। मैंने बिल्कुल यानी कि अगर आपने इस तरह से मायोमा निकालना कि आप सब में को पूरा ओपन करके पहले पेशेंट जिसकी सेप्टिक पे लेप्रोटमी हो चुकी है, फिर आप उसको चांस पे छोड़ रहे हो, तो उस या तो हम विजाइनल करें, और अगर इस तरह से निकालना तो फिर बेहतर है कि हम इसकी हिस्टेरेक्टमी ही कर दें एक ही दफा, उसको डेफिनेटिव
एग्जैक्टली इसमें आप में से अगर मायोमेक्टमी का फायदा तो तब है ना जब अगर हम विजाइनल रूट से करें तभी उसकी वो लेस इन्वेजिव होगा। एग्जैक्टली लेकिन जब वैसे आप जिनका जी एग्जैक्टली जब आपने ओपन करके इन्वेजिव ही करनी है तो फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो आपने वो अपना पॉइंट लूज कर दिया है जब आप फेवर कर हाँ रहे थे कि जी मैंने इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना। आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जो कि टर्शरी केयर गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो काम करते हो ना वो जस्टिफाई कर दो। जैसा कि मैंने बोला ना, हमारे सेटअप पे हिस्टेक्टमीज नहीं होती थी, हम नहीं करते थे, हमारे प्रोफेसर को भी नहीं आती थी, ठीक है। और जब भी वो वाइवा लेने जाते हैं, अगर कोई उनसे हिस्टेक्टमी की बात करे तो वो उनको बड़ा फील होता है, यार हमें तो आती नहीं है, छोटा सा बच्चा कर रहा है। और 90% लोगों को तो आती नहीं है, ठीक है। मेरी मदर को फाइब्राइड था, डॉक्टर रुबीना सोहेल इतनी सबसे बेहतर है कि गो में और इंटरनेशनल नाम है उनका, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा आई कांट डू हिस्टेरोस्कोपिक, मैंने ब्लाइंड करनी है या हिस्टेक्टमी करा लें। तो फिर मैंने अच्छा डॉक्टर हीरा, हमने जो मैनेजमेंट है वो उस वक्त जो बेस्ट आइडियल मैनेजमेंट है वो बतानी है, जो हम करते हैं वो बतानी है। अच्छा, एग्जामिनर ही पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेस्ट आइडियल, तो आप बोल दें। लेकिन गायनी के केसेस में जो पर्टिकुलर ये वाला केस है ना, इसमें जो आपने कहना आई विल, आपने एक सेंटेंस बोलना है कि आई विल ऑफर द मोस्ट सुटेबल वन मेथड टू माय पेशेंट एंड आई विल टेल हर अबाउट अदर ऑप्शंस टू, ठीक है। आपने उसको अल्टरनेटिव सारे बताने हैं, बट ऑफर एक ही करना है जो कि उसके लिए सुटेबल है, और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी, ठीक है। दोनों पार्टीज की जो हमें करना आता हो। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर हीरा, इसमें हमें यूं कहना चाहिए ना कि आई विल डिस्कस वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसमें हम सारे ऑप्शंस के विद प्रोस एंड कॉन्स बताने के बाद फिर हम ये कहें कि आई विल ऑफर, मतलब मैं उसको ऑफर ये करूंगी, मतलब ये बोल देना चाहिए ना, या एग्जामिनर वेट करे कि हमसे पूछे तो फिर हम बोल, हमें क्या करना चाहिए, मतलब साथ ही बोल देना चाहिए ना? एग्जैक्टली मैं काफी दफा हम ये कर चुके हैं कि आई विल गिव हर ऑल वेरियस अदर ऑप्शंस एंड आई विल ऑफर हर दिस वन। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर बताना हीरा, तो आप पे थैंक यू। फर्ज है ना, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है हाँ बताएंगे जी। उसको कि हिस्टेरोस्कोपी भी अच्छा डॉक्टर हीरा, इस पे तो एग्जामिनर नहीं माइंड करेंगे कि आपने डिस्कस कर लिया और आपने खुद ही से ये ऑफर कर दिया, मतलब मैंने तो यही कहा ना कि मतलब मैंने डिस्कस कर लिया, उसमें से मैंने ऑफर किया कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है, तो अच्छा मारिया मतलब इसमें माइंड तो नहीं ना करेंगे? मारिया तुम आप मेरी पेशेंट है, मेरे पास आई हैं, और मैं आपको बताऊं कि मारिया ये फाइब्राइड है, ठीक है। फाइब्राइड के लिए इस तरीके से हम हिस्टेरोस्कोपिक भी निकाल सकते हैं, हम इसको ओपन करके भी निकाल सकते हैं, हम मायोमेक्टमी भी हम इसकी हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट नो जो है अवेलेबल ऑप्शंस इन दिस हॉस्पिटल ये है कि हम आपकी हिस्टेक्टमी करते हैं। इसके फायदे ये हैं, इसके नुकसान ये हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहूंगी ना, अगर खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारी हिस्टेक्टमी कर दूं और तुम्हें सम टाइम तुम्हें पता चले कि नहीं अब मुझे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है, इसकी रीजन मेरी हिस्टेक्टमी थी और मुझे डॉक्टर ने ऑप्शन ही नहीं दी थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताओ कि ये एथिकल है क्या? इस बेस पे आप कंसल्टेंट बनोगे? ठीक है, नहीं बन सकते। आपने उसको ऑप्शन सारी देनी है और ऑफर वो करना है जो कि उसके लिए और आपके लिए कन्वीनियंट है करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हीरा, एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे हिस्टेक्टमी क्या कहते हैं कि कभी भी इस तरह ना बोलो कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, इसमें भी वो डॉक्टर राशि लतीफ वगैरह कहते हैं कि आप ऑप्शन दो कि आई विल डू द हिस्टेक्टमी आइदर थ्रू द एब्डोमिनली, लेप्रोस्कोपिकली या वेजाइनली, मतलब ये वो चीज है ना। और लेप्रो के टाइम में हम बोलते हैं एक्सपर्टीज एंड मतलब फैसिलिटी अवेलेबल। तो डॉक्टर हीरा, वो अगर हम एग्जामिनर कहते हैं अच्छा जी एक्सपर्टीज ऑफ मतलब ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो बताओ करोगे, किस तरह करोगे? तो हम क्या करें, फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो हम बोलेंगे हम कर लेंगे लैप्रोस्कोपिकली, आइडियल चीजें बड़ा कंफ्यूजन है। कर देंगे तो फिर आइडियल बतानी पड़ेगी। देखो हाँ यही तो क्या करना चाहिए डॉक्टर हीरा इसमें? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बर्शकाल पर सस्पेंशन करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि टीबीटी के स्टेप्स बताओ, तो वो आने चाहिए, स्टेप्स आने चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कंसल्टेंट लेवल का एग्जाम है। एक मिनट, तो डॉक्टर हीरा हमें हिस्टेक्टमी में बताना चाहिए कि इसके ये रूट्स हैं और अगर मैं ये करूंगी, या हमें नहीं ये कहना चाहिए? मतलब इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमें बताने चाहिए कि ये लेप्रोस्कोपिकली एब्डोमिनली या वजाइनली भी कर सकते हैं, ये वो अजीब वो गरीब से एक कोई तो लेप्रोस्कोपी असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी भी यार अजीब से ही तरीके हैं। देखो मारिया आना चाहिए, आपके थ्योरी पे तो कोई अच्छा आ जाना चाहिए। अच्छा आप देखो कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, आप ये कहोगे कि मैडम मुझे पता ही नहीं,
तो फिर तो मसला तो खराब है। डॉक्टर हीरा अगर वो कह दे कि अच्छा बताओ कि किस तरह लेप्रोस्कोपी कुछ हिस्टेक्टमी भी कह करोगे। सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अच्छा अब मेरी बात सुनिए, वो ये पूछ सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और ओपन के क्या हैं, आप बता दो। उसमें हम प्रॉपर हीमोसिस क्योर नहीं कर सकते, ठीक है, नेक्स्ट टाइम रप्चर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। और फायदे ये हैं कि थोड़ा सा लेस इन्वेसिव है और डिस्चार्ज टाइम थोड़ा कम है। और एक और नुकसान ये है कि लॉन्गर एनेस्थीसिया मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैडम अवेलेबल नहीं है हर सेटअप पे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आप अगर आपको आती है ना, आपके थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग नॉलेज की बेस पे आप सेव हो जाते हो। देयर इज नो एक्सक्यूज इफ यू विल से आई डोंट नो, यू कांट से आई डोंट नो इफ यू विल बी आस्क्ड अबाउट एनीथिंग। आपसे पूछते हैं ना रिसेंट एडवांसेस में, पूछते हैं ना कि एमआरआई गाइडेड जी जी कैसे करोगे, तो फिर आप क्या करोगे, नहीं मैडम मुझे तो पता ही नहीं, ये होता ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है, मैं तो जवाब ही नहीं दूंगी। वहाँ फंस जाते हो। आना हर चीज चाहिए, बट जो कर रहे हो ना वो पेशेंट और आपके दरमियान म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि उसको भी ये भी ठीक हो, आप भी कर सको और उसके लिए बहुत इन्वेसिव भी ना हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये जो हिस्टेक्टमी वाली बात है ना, और ये वाली इन चीजों पे डॉक्टर हीरा मुझे तो लगता है कि अगर हम, हाँ जी डॉक्टर हीरा, अगर हम बोलें कि मैं उसको ऑप्शन दूंगी कि देयर आर वेरियस रूट ऑफ द हिस्टेक्टमी, चलें ठीक है, वो हमसे पूछना शुरू कर दें, लेकिन वो ये कहेंगे कि आप फिर बताओ कि इसके लेप्रोस्कोपी करोगे, फिर तो मुझे लगता है हम लहदा ही फंस जाएंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो फिर वो कहेंगे फिर ऑप्शन क्यों दी। मैं तो इस चीज में ना इस मामले में बड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि वो कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं लाइक जैसे हिस्टेरोस्कोपी की भी बात की हमने। लिसन, अभी मैंने आपको ये 100 या 200 केसेस जो हैं आप लोगों ने सुनने और हमने करने, इनमें से कोई एक केस भी आपको नहीं मिलेगा पास केस जिसमें एग्जामिनर ने इन बातों पे स्टूडेंट को फंसाया हो। जब शुरू से ही केस स्मूथ है ना, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होती। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बहुत ही मुनासिब सा जुमला है अगर आप कह रहे हो कि मैं उसको आई विल एक्सप्लेन हर अबाउट वेरियस ऑप्शंस एंड आई विल ऑफर हर दिस वन, और जो आपने उसको ऑफर किया है ना उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दें और आगे चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी जी ठीक। और अगर एग्जामिनर ने आपसे लेप्रोस्कोपी के स्टेप्स पूछने रहे ना, तो फिर आप समझ लें कि आप कहीं गड़बड़ कर चुके हो। अब तो इज जस्ट वेस्ट ना वो टाइम। हाँ जी डॉक्टर हीरा, वैसे ये है कि हमने कोई ब्लंडर मारा हो तो एग्जामिनर फिर ज्यादा वो तंग करते हैं, वरना मेरे ख्याल में स्मूथली पास अभी कर जो देते हैं। ये जो पास केस है उसमें उन्होंने पूछा ही नहीं कि भाई यूटीआई ट्रीट करना है, एनीमिया ट्रीट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो गए हैं। हाँ जी पता था बच्ची अच्छी है, हमने इसको पास करना है, हमने इसकी मैनेजमेंट पे लेके जाना है और हमने इसको बताना है। दे हैव मेड देयर माइंड। उन्होंने टेक होम मैसेज में ये बताया ना कि 30 मिनट को तमीज से इस्तेमाल कर लो, हिस्ट्री अच्छी ले लो, पेशेंट के साथ सीख रहो, लाउड एंड क्लियर रहो, जो काम करो जस्टिफाई कर दो, कॉन्फिडेंट रहो, कंसल्टेंट की तरह उस दिन बिहेव करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप पास हो जाओगे। फिर ये चीजें, फिर जो जिन केसेस में ये चीजें होती हैं उसमें बाकी बहुत चीजें और खराब हो चुकी होती हैं। जी डॉक्टर, एग्जामिनर को पता होता है लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कॉमन नहीं है पाकिस्तान में। वी बिलोंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज और 90% एग्जामिनर को खुद भी नहीं आती। और एक और मैं बता दूं, जो FCPS है ना वो लेवल जो है 3 का एग्जाम है, लेवल 4 नहीं है। ना तो हम एक्सपेक्ट करते कि आपको VH आती हो, ना हम एक्सपेक्ट करते आप इंडिपेंडेंट लेप्रोस्कोपी करो और हिस्टेरोस्कोपी करो। ये पोस्ट FCPS लेवल 4 की चीजें हैं सारी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी ये आपके लेवल में आती हैं, या फिर छोटी मोटी सिस्ट निकाल ली, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये जो थेराप्यूटिक मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमीज हैं, ये लेवल 4 की सर्जरीज हैं, ये आपके FCPS के सिलेबस में ही नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर। ओके, मेरा ख्याल है ये बड़े इम्पोर्टेंट 2 केसेस थे जो कि वी हैव डन। डॉक्टर हीरा, इसका भी जरा एनीमिया का प्लीज डिस्कस कर लें। इसमें जिसमें हमारे पास 9HB है इस पेशेंट की, लेट्स सपोज इस पेशेंट की जिसको कंटिन्यूस पीवी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर हीरा इसमें तो हमें कोई इमरजेंसी नहीं है ना, इसमें भी हम ब्लड, मेरे ख्याल में इसमें तो ब्लड लगाएंगे ही नहीं, तो इसका जरा प्लीज बता दीजिएगा इसका क्या। अगर आपने है ना हिस्टेक्टमी करनी है ना, अगर आपने हिस्टेक्टमी करनी है, डीएनस हैं, तो आप इसकी जो HB है वो 10+ ही रखेंगे। आप ट्रांसफ्यूजन 11 के, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने मायोमेक्टमी करनी है ना तब आप 11 तक ले जाओगे, क्योंकि मायोमेक्टमी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो डिफिकल्ट अच्छा, और उसमें एडहेरेंस भी पॉसिबल है क्योंकि लेप्रोटमी है। और ब्लड इन हैंड अगर आपने हिस्टेरोस्कोपी करनी है तब आप मत करें, 9 रखें और ब्लड इन हैंड करा लें, क्योंकि हमारे करने का फायदा यही है कि वो लेस इन्वेसिव है।
डॉक्टर हिरा, जी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे ये पेशेंट है, इसकी कोई तो इमरजेंसी डॉक्टर नहीं हिरा है, अगर इसको 5 ईयर से आएंगे या हैवी नहीं मेंस्ट्रुअल आएंगे? ब्लीडिंग हो रही है, एक तो मिनट। अभी इसको हम घर भेज देंगे ना, इंजेक्टेबल या ओरल जिस पे भी हमने भेजना है बिल्डअप एचपी के लिए, या इसको हम रखेंगे? और दूसरा ये कि अगर हम उसको बिल्डअप के लिए कहते हैं कि 1-2 मंथ में वो एचपी बिल्डअप हो जाए, उसके बाद हम इसका ट्रीट करेंगे, तो फिर उस टाइम पे उसकी जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम फिर क्या देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हार्मोनल फेल है। अब पता नहीं वो हार्मोनल उन्होंने किस तरीके से दिया है या किसने दिया है, और वो प्रॉपर फॉलो की हुई है रिजीम या नहीं, तो इसको फिर हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जो ब्लीडिंग फाइब्राइड की वजह से होती है ना, वो मेडिकल ट्रीटमेंट को कम ही रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि रीजन स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है, ठीक है। जी। और 5 ईयर में दे हैव ट्राइड। अगर आप रीजनेबली पूछ लें कैसे ली थी, तो इट्स ओके। अगर वो नहीं भी इस्तेमाल करी तो इवन देन आप इस फाइब्राइड को सर्जरी कर सकते हो। 5 साल नहीं, गुजर मेरा चुके। मतलब है कि जिस टाइम में हमने उसका एचपी बिल्डअप करनी है, उस टाइम में हम उसकी ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करेंगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्यूट ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आपके पास हाई डोजेस प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जैसे कि हम प्राइमलोटेन या नॉरेथिस्ट्रोन एसीटेट जो हैं वो 6 भी दे देते हैं एक दिन में, ठीक है। साथ में हम नॉन हार्मोनल भी देते हैं, जैसे अक्यूट ब्लीडिंग है तो उसको एडमिट कर लिया और 1 ग्राम उसको आईवी ट्रांजामीन देनी है हाँ जी, 3 मैंने टाइम्स अ यही डे। लिखा था 1 ग्राम आईवी, लेकिन डॉक्टर फिर तो हिरा हमें वो पेशेंट को एडमिटेड ही रखना पड़ेगा ना? अक्यूट ब्लीडिंग वाले पेशेंट को एडमिट रखना है। अगर माइल्ड सी ब्लीडिंग है जो कि बस स्पॉटिंग सी है, उसके साथ आप ट्रीट भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप पेशेंट ब्लीड भी कर रहा है तो आप सर्जरी नहीं कर सकते। डॉक्टर हिरा, इसमें तो हमारे ये जैसे हम अपने यूनिट में भी जैसे गंगाराम में हम देते होते थे ये ना प्राइमलोटेन, लेकिन अगर हम एग्जाम में या जैसे मॉक में मैंने बोला था ना प्रोजेस्टेरॉन, तो अजीब से फेंड हो जाते हैं लोग। ये कोई एक्ट करता है इस पे? इसका क्या मैकेनिज्म है? करता मैं है, किस तरह बिल्कुल फाइब्राइड करता के है। दिन एक मिनट करता है? हम तो खुद देते रहते, हम देखते रहते थे उसके लिए ना। और वैसे ईबीएन में लिखा हुआ है कि हाई डोज प्रोजेस्टेरोन से ये कंट्रोल ब्लीडिंग हो जाती है, सिम्टोमेटिक इसका हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर नहीं मानते। वो कहते हैं कि फाइब्राइड की ब्लीडिंग को ये प्रोजेस्टेरोन वगैरह और ओसीपीज वगैरह नहीं कंट्रोल कर सकती। तो मैं तो इस चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये कंटिन्यूस मतलब ब्लीडिंग है, इसको अगर हम एंटी फिब्रिलेटिंग मेफेनिक ऐसी मतलब वो चीजें देंगे भी, तो वो हम कितने दिन दे सकते हैं डॉक्टर हिरा? ये मतलब हम 5 डेज से दे सकते हैं ना, या उसको दिए रखें लगातार? मतलब इसका भी प्लीज बताइएगा, हमें क्या करना चाहिए इसकी ऑनगोइंग, मतलब जो चलती है इसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा, उसके लिए हमें क्या देना चाहिए इसको? और डॉक्टर हिरा, इसमें एंडोमेट्रियस सैंपलिंग का भी प्लीज बताइएगा। 39 इयर्स पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग, जिस हमें स्ट्रक्चर एक को मिनट, चाहे पता मैं भी भूल है गई हूँ इसका, सारे तो क्वेश्चन। बताइए। एक क्वेश्चन एक वक्त में ना मैं भूल गई हूँ। चलें ठीक है, मुझे ये भूलना चाहिए सैंपलिंग, मैंने इसलिए पूछ लिया। ठीक है, देखिए, ये जो जिन एग्जामिनर ने आपको बोला है कि फाइब्राइड पे एक्ट नहीं करता, कि करता है फाइब्राइड। मैं जस्ट ढूंढ रही हूँ कि वो गाइडलाइन कहाँ चली गई। हाँ, ये निकल आई है। देखें, ट्रांजामीन ब्लीडिंग को ना 30% कम करता है, एनसेड ब्लीडिंग को 20 to 40% कम करता है, ओसीपीज ब्लीडिंग को 40% कम करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ओरल प्रोजेस्टेरॉन है वो भी अप टू 30-40% ब्लीडिंग को कम करते हैं। डॉक्टर हिरा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कौन जी, सी और चीज है? डॉक्टर मतलब हिरा, हमें लेस हमसे देन शेयर कीजिएगा मेरे प्लीज। 10 एक टीचर्स में मिनट, लिखा हुआ है। मैं सेंड लेस कर देन दूंगी, 3 ये सेंटीमीटर नाइस है। नाइस जी, है और डॉक्टर लेस हिरा, देन जी प्लीज शेयर कर सकती हैं आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ये ना। मैं शेयर कर दूंगी। डॉक्टर हिरा, मेरा भी रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लेस देन 3 पे सब चीजें ये देते हैं, और ये कहते हैं कि फाइब्रॉइड के लिए भी लेस देन 3 पे आप दे सकते हैं, मतलब नॉन हार्मोनल भी, ओसीपी, प्रोजेस्टेरॉन, डानाजोल, सब कुछ। अब ये जो सब प्रपोजल है ये भी 2 to 3 तक, तो इस पे भी हम, आप जैसे कह रही है कि स्ट्रक्चर पे हमने हमेशा बस वही, तो हम क्या ऑफर नहीं कर सकते मेडिकल ट्रीटमेंट? अगर इसने पहले ना लिया होता या इसकी फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ना होती, तो कैन वी ऑफर हर? हाँ, हम कर सकते हैं। फॉर एचपी माय प्लस की मैकेनिज्म। लाइन है, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं दी गई, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हाउ यू कैन से इट इज फेल्ड? मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि स्ट्रक्चरल भी कोई हो, लेकिन इफ इट इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो आई थिंक वी शुड ऑफर बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल, ट्रीटमेंट फर्स्ट। यू कैन से, ठीक है, क्योंकि कंसेप्शन के लिए हमें सब ठीक है म्यूकोसल फाइब्राइड निकालने होते हैं, इसका कोई ऐसा जी, रीजन ठीक है नहीं है, ठीक है। क्योंकि और 50% अभी अगर ये जी 50% फाइब्राइड एसिम्टोमेटिक भी होते हैं और सिंपल मेडिकल जी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड भी कर जाते हैं। और दिस इज बेटर कि अगर वो 3 मंथ्स के लिए कोर्स कर लेती है, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल दोनों का, और ब्लीडिंग सेटल हो जाती है, तो शी कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली। लेकिन इस बैकग्राउंड में जब 5 साल से जलील हो रही है बेचारी और बहुत ट्रीटमेंट कर चुकी है, तो फेड इस है जी केस में तो आप, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है कि दोबारा से जंप जी। करें। लेकिन अगर कोई नहीं, पेशेंट बस मैं वो फर्स्ट टाइम आती है तो आपने नॉन जी हार्मोनल से ही स्टार्ट करना है।
ठीक है। ठीक है। और एक डॉक्टर हिरा मारीना का भी इसने प्लीज बताएं कि इस पेशेंट में जैसे 9 HP है और हैवी कॉन्टिन्यूस और में वही लेस मारिना देन नहीं 3 रखते, सेंटीमीटर। नहीं रखते क्योंकि वो ठीक है, डिस्टॉर्ट करती है कैविटी। कैविटी डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक अच्छा है, डॉक्टर हीरा, अब ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्ड है, तो इसमें हम फिर उसको देंगे ये ट्रांजामीन और फिर या ये ओसीपीज वगैरह इससे पहले बिल्डअप एचपी के दरमियान जो हमारा आप इसको टाइम है, जो उस टाइम पीरियड है? GnRH एनालॉग भी दे सकते हैं अगर बहुत ब्लीडिंग किसी चीज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ना, और आप चाहते हो कि इसके एनीमिया बिल्डअप भी हो जाए और फाइब्राइड से भी जान छूट जाए, तो आप दे सकते हो। और अगर आपका प्लान ही मायोमेक्टमी हिस्टेरोस्कोपी रूट से है तो उसमें तो एडिड आप लाजिम है कि आप इसको GnRH दोगे, वो प्री रेसिपिएंट में आ जाता है, तो वो जान छूट जाएगी। ब्लीडिंग भी सही हो गई, फाइब्राइड का साइज भी छोटा हो गया, आराम से निकल भी जाएगा हिस्टेरोस्कोपी पे। ठीक है। डॉक्टर हीरा कहते हैं कि GnRH ये जो होता है ना, नहीं इसकी देते, फर्स्ट मुझे डोज के पता बाद है। असर ही नहीं होता, इसकी किसने जो कहा है? सेकंड या थर्ड डोज के बाद, और ये अरशद चौहान में और काफी जगहों पे अच्छा, मैंने टॉक भी पढ़ा है इसका, ठीक है, टीओजीज ना, आप ठीक कह उसमें रहे भी यही हो। लिखा 6 हुआ है। डोजेज होती है, पूरा कोर्स होता है 3 मंथ्स का विद एडबैक थेरेपी। तो डॉक्टर हीरा फिर क्या फायदा है, एक देंगे भी और वो 1 महीना लगता है ना, मतलब 1 मंथली देते हैं ना, तो देंगे 1 मंथली में, उसके बाद तो हमने वैसे ही उसका प्लेट वगैरह का प्लान है, और उस टाइम में अगर वो ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल करी, कुछ असर ही नहीं करी, 1 इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम दे ही क्यों रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि 3 मंथ्स के बाद मीनवाइल हम जाएगा? नहीं नहीं, नहीं, जी उसका आ जी जाता है, एमेनोरिया हो जाता होता है। हो है जाता है। हाँ, और और फर्स्ट फिर डोज के उस बाद टाइम डॉक्टर हीरा कहाँ होता है? फर्स्ट डोज हो के बाद हो जाता जाता है है। डॉक्टर हीरा? हो जाता है, देखे GnRH का और फिर एमेनोरिया हो जो जाता आपने है। लेकिन नेजल इसका फायदा ये है कि मीनवाइल हम अपना एनीमिया करेक्ट कर सकते हैं इंजेक्टेबल से या ओरल से, और साइज भी श्रिंक हो जाता है, मतलब नहीं भी अच्छा होता लेकिन हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हीरा, और ये सैम्पलिंग का भी मेमोरी प्लीज कर देते हैं। बताइएगा, इस पेशेंट में क्या रोल है भी या नहीं है? अच्छा ठीक है, मारिया बहुत अच्छे इसमें तो क्वेश्चन है, फेल्ड है, इसमें तो फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वैसे ही इंडिकेशन बन जाती है सैम्पलिंग की। लेकिन सब तो अगर ना फाइब्राइड हो आ भी फेल्ड, जाए तब भी करनी है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है, एज सही हो गया। 39 एज नहीं सॉरी एग्जैक्टली एज 39 पे डॉक्टर क्यों करेंगे 39 हम पे नहीं डॉक्टर हीरा? करेंगे, नहीं करेंगे, ये हाँ हाँ इंडिकेशन जी, नहीं है। नहीं करेंगे नहीं, ठीक है। डॉक्टर हीरा? अच्छा, नहीं करेंगे डॉक्टर हीरा? डॉक्टर हीरा कुछ भी करने से पहले एक हम, बात बोलूं, मेरी अच्छा बात सुन लो आराम से तमीज से। देखिए एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की इंडिकेशन क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाना, हो गई है तो कर दें, एज को मत देखें। एज अक्लोती 45 पे है, कर दें। अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टर्स हैं, कोई भी एज है, एज को आप मारें गोली और कर दें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, ठीक है। ये 3-4 इंडिकेशंस हैं। अगर पेशेंट को रीजन मिल गई है, फाइब्राइड रीजन है, 35-39 पे आ गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल नहीं है, बट अब आपने उसको स्टार्ट करनी है मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी सर्जरी करनी है ड्यू टू एनी अदर रीजन, आप थिकनेस उसकी नहीं उसकी जो है सैम्पलिंग नहीं करोगे, सिवाय एक कंडीशन के, जब आपने डेफिनेटिव सेप्टो प्रोसीजर करना है, जैसे कि आपने स्टेक्टमी करनी है, उससे पहले फिर आप करोगे। जी बिल्कुल, हाँ जी। बाकी जो आपने बोला है ना डॉक्टर मारिया के फाइब्राइड पे फर्क नहीं पड़ता, फाइब्राइड पे नॉन हार्मोनल का भी फर्क पड़ता है, हार्मोनल का भी फर्क पड़ता है, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फाइब्राइड के साइज को भी एड्रेस करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, डेनाजोल ना। और जैसा कि डायनासोल, और जैसा कि इंट्रा जी ये जो GnRH एनालॉग, ठीक है, जी करते हैं जी फर्क। जी अब हमें ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम होती है कि आपने GnRH में नेजल स्प्रे यूज करते हैं। जी नेजल स्प्रे भी हमारे यहाँ यूज होता है GnRH एनालॉग का पे यूएस नहीं मैंने कॉमनली प्रैक्टिस में सिर्फ ये इंजेक्शंस ही देखे हैं। हमारे वो इंजेक्शन ही लगते हैं। आई थिंक नेजल तो अवेलेबल नहीं है शायद पाकिस्तान में, ये आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि ये जो जब आपका वाइवा चला था ना GnRH एनालॉग पे, नेजल स्प्रे पे, ये समझ लें खराब हो रही है बात, इस पे चीजें जानी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, बस मैं एक हिंट दे रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर फिर टाइम पे पास कर रहे होते हैं यूजुअली, जैसे कि हम स्टेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी नहीं करते ना, वैसे हम GnRH एनालॉग भी नहीं यूज कराते। पेशेंट आई है, अगर एक्टिव ब्लीडिंग है, हार्मोनल नॉन हार्मोनल दोनों कंबाइन दिए, उसको एड्रेस किया, HB बिल्डअप किया, सर्जरी की और उसको घर भेज दें, वन स्टॉप करें। 5 साल से अगर वो है तंग आ रही है तो उसको उसका जो है उसको अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करें। अब मतलब आफ्टर इवन 5 ईयर तो उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें। प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट है फाइब्राइड पे, डॉक्टर हीरा ने पूछा है मुझसे। हाँ जी है, अगर आप लीवोनॉर्जेस्ट्रल देते हो मतलब माइलिना के साथ देते हो तो फिर फर्क होता है, अगर सिर्फ ओरल दोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ता फाइब्राइड के साइज पे।
तो डॉक्टर हीरा ये तो हमारा समय कुछ फाइब्राइड है, इसमें फिर हम तो मारीना दे ही नहीं रहे, तो क्या प्रोजेस्टेरोन नहीं देंगे इसमें? देखिए मेरी बात सुनो, ये केस तो हो गया हल, अब आप बाकी केसेस पूछ रहे हो इफ एंड बट्स लगा के। यू आस्क्ड मी कि पेशेंट एक्टिवली हैवी ब्लीड कर रही है, अब इसको स्टॉप कैसे करना है, तो मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं, एडमिट कर लो, आईवी रूट से नॉन हार्मोनल दो, ठीक है। नहीं एड्रेस होता तो फिर आपके पास जो सेकंड चॉइस है एक्टिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वो ये भी है कि आप हाई डोज में ओसीपीज दे दो, 3 ओसीपी कट्टे दे दो, अगले दिन 2 दे दो, अगले तीसरे दिन 3 दे दो, और फिर 1 कॉन्टिन्यूस दे दो। ये दूसरी रेजिम है। तीसरी रेजिम है कि आईवी एस्ट्रोजन दे दो, वो हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं है। और चौथी ये है कि फिर उसको GnRH एनालॉग दे दो, ठीक है। और अगर अब भी पेशेंट की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही ना, तो फिर इसकी हिस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रीजन शो करती है कि अंदर कोई ना कोई अकल्ट मैलिग्नेंसी पड़ी हुई है जो कि किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है, ठीक हो गया मेरा ख्याल है। ये केसेस करते रहेंगे हमारे, तो इंशाल्लाह काफी केसेस होंगे। जी डॉक्टर हीरा, ये ना डेली होने चाहिए, क्योंकि अगर 200 केसेस हो तो फिर इतने दिन ही नहीं है हमारे पास। तो एग्जाम इतने डेली हो तो एग्जाम हो जाए टाइम पे। नहीं हो जाएगा अभी तो उन्होंने, लेकिन हमें तो अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए ना। इंशाल्लाह हम ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे, और हर अल्टरनेट डे पे अच्छा फिर मुझे ये नहीं डेली नहीं डॉक्टर हिरा, अभी उसको क्योंकि प्रिपेयर करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है पढ़ने के लिए। डेली से फिर वही होगा कि बस थोड़ा थोड़ा सा किया। इसकी टाइमिंग हम सेट कर लेते हैं ग्रुप पे डिस्कस करके, ठीक है। अभी जो है या ये है कि डेली का एक केस हो जाए, क्योंकि इस तरह आप देखें टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। अगर 2 केसेस डिस्कस करें तो वो अच्छे फिर डिस्कस हो जाएंगे, अगर एक रखेंगे तो। चले हम एक कर लेते हैं, गुड सजेशन। आप थकोगे भी नहीं, घंटे का एक सेशन हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी होगा, और हम इसको मोर फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और केस भी जरा डिटेल में सारा डिस्कस हो जाए। ठीक है, गॉट इट। चलें सब अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट केस के साथ मुलाकात होती है, ठीक है। डॉक्टर शुबाना का केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, तो आप सुने एंड यू विल रियली एंजॉय इट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।